स्टार्ट करेंगे आज हम लोग रिवाइज करना इनकम फ्रॉम सैलरी का पूरा टॉपिक। फास्ट एकदम रिवीजन होगा, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डिस्कस कम होंगे, पर मेन फोकस क्या होगा, कम से कम टाइम में अच्छे से शांति से हम लोग क्या करें, इनकम फ्रॉम सैलरी पूरा रिवाइज कर लें। करेक्ट है। ये नोट्स यूज़ किए हैं मैंने जो मेरे क्लासेस में प्रोवाइड होते हैं। इसमें बेसिकली आपका सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव सब और सीएमए वालों का पूरा मॉड्यूल कवर है। तो इफ़ यू वांट यू कैन गेट दिस नोट्स। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ चार्ज देखो, हर एक हेड का, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, सबका एक कोई चार्जिंग सेक्शन होता है। इनकम टैक्स का खुद का चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन नंबर 4। CGST एक्ट का जीएसटी में चार्जिंग सेक्शन है, करेक्ट है 9। हर सेक्शन का, हर एक्ट का कोई चार्जिंग सेक्शन होता है। उसमें जो सब हेड है, जैसे यहाँ पे इनकम टैक्स में 5 हेड है, तो ये पांचों हेड का क्या होगा, कोई ना कोई एक चार्जिंग सेक्शन होगा। आई एम सॉरी। चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आप इसकी कंडीशन फुलफिल करोगे तो ही आपको एंट्री मिलेगी। जैसे पब वगैरह में हम लोग कभी गए तो वहाँ पे कैसा होता है, एज का रेस्ट्रिक्शन होता है, करेक्ट है कि इतना एज है तो ही आप अंदर जा सकते हो। सिमिलर चीज़ है कि आप अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो ये हेड के अंदर आओगे या ये एक्ट के अंदर आओगे। जैसे इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन क्या है, सेक्शन नंबर 4 बोलता है कि अगर आप पर्सन हो, पर्सन का डेफिनेशन दिया है इनकम टैक्स में, अगर आपका टोटल इनकम कुछ बेसिक एग्जम्पशन जो दिए हैं या जो भी सेक्शन 139 के लिमिट वगैरह दी है उससे ज़्यादा हो जाता है और आप उसके ऊपर टैक्स आपको जमा कराना पड़ेगा, जो भी रेट दिया हुआ है, ऐसा कुछ सेक्शन 4 में ड्राफ्ट किया है। तो अगर हम वो कंडीशंस फुलफिल कर देते हैं तो हम कहाँ चले जाएंगे, इनकम टैक्स के अंदर चले जाएंगे और वो कानून अपने को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। वैसे ही सेक्शन नंबर 15 भाई बोलता है सैलरी के, जो इनकम फ्रॉम सैलरी है उसके बारे में बताता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी का क्या चार्जिंग सेक्शन है और इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आप कब आओगे। सेक्शन नंबर 15 से पहले वाले कौन से सेक्शन है इनकम टैक्स में, सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट, सेक्शन नंबर 2 है डेफिनेशंस अलग अलग टाइप की, सेक्शन 3 है प्रीवियस ईयर के बारे में, सेक्शन 4 जो है वो चार्जिंग सेक्शन के बारे में बात करता है, सेक्शन 5 जो है वो स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में बात करता है, सेक्शन नंबर 6 जो आपका इनकम टैक्स में है वो किसके बारे में बात करता है, आपको पता है? हाँ सर हमें पता है, आपने इतना अच्छे से बताया था, रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर जो 7 है वो बात करता है इनकम डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया। सेक्शन 8 इंटरिम डिविडेंड कोई काम का नहीं है। सेक्शन 9 जो है वो बहुत काम का सेक्शन है, इनकम डीम्ड टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। सेक्शन 10 जो है वो आपके अलग अलग तरीके के एग्जम्पशंस देता है इनकम में, कि कौन सी इनकम माफ कर दी जाएगी इनकम टैक्स में। 11, 12 और 13 रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टी और ट्रस्ट वगैरह के रिलेटेड है, ट्रस्ट के रिलेटेड मेजॉरिटी सेक्शन है। 10AA एक करके सेक्शन आता है, वो SEZ वाला। इज इट क्लियर? फिर यहाँ पे 13 हो गया। 14 में दिया हुआ है कि 5 हेड है इनकम टैक्स के और 15, 16, 17 सैलरी चालू हो जाता है। 18, 19, 20, 21 एग्जिस्टेंस में नहीं है। 22 से 27, 22 से लेके 27 तक हाउस प्रॉपर्टी होता है। 28 से लेके आगे 44 तक पीजीबीपी होगा। 45 से 54, 55 तक कैपिटल गेंस होगा। वहाँ से फिर आगे अदर सोर्सेज, फिर क्लबिंग, फिर सेट ऑफ। ऐसे आपका इनकम टैक्स का कुछ स्ट्रक्चर है, मैंने जस्ट बता दिया है ताकि आपको क्लिक रहे, ठीक है। बेसिस ऑफ चार्ज, सेक्शन नंबर 15 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 15 बोलता है चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी, सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स ईदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। आपका इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल होगा कैसे, या तो एक्रूवल बेसिस पे या रिसिप्ट बेसिस पे, दोनों में से जो पहले पार्ट हो गया उसके हिसाब से एक्रू होगा। क्लास में एग्जाम्पल दिया था, समझो आपका क्या हुआ, आपको अप्रैल में सैलरी मिलने वाला है, मार्च में सैलरी मिलने वाला है, मार्च में नहीं मिला, अगले महीने अप्रैल में मिला, आपका एक्रू मार्च में हो गया, रिसिप्ट कब हुआ, अप्रैल में हुआ, तो भी टैक्सेबल यही साल हो जाएगा क्योंकि एक्रू और रिसिप्ट विचएवर इज अर्लियर है। क्लियर? बस यही लिखा हुआ चार्जिंग सेक्शन में, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है।
और देखो सैलरी का तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को कोई भी चीज़ मिलती है, मैं तो बोलता हूँ 2 थप्पड़ भी मिल जाती है तो भी वो सैलरी हेड में आ जाएगी। मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन होना ज़रूरी है टू क्लासीफाई इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में कोई इनकम को क्लासीफाई करना है तो। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन देता है वो उसके पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है, ना कि सैलरी में टैक्सेबल होता है। ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका बिजनेस का इनकम है। तो सबसे पहला कंसेप्ट आता है, सैलरी को हम लोग ने 15 कंसेप्ट में डिवाइड किया था, याद है क्लास में 15 कंसेप्ट में डिवाइड किया था। स्टार्टिंग के कुछ कंसेप्ट छोटे हैं, एक सबसे बड़ा कंसेप्ट जो परक्यूजिट आएगा उसको भी हम अच्छे से रिवाइज करेंगे। अलावेंसेस वगैरह का कंसेप्ट है, पीएफ के कुछ थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट था, ये सब देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले है एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी का मतलब क्या है, आपको सैलरी एक्रू आपका बाद में होगा पर रिसिप्ट आपको पहले हो गया है। तो रिसिव्ड बाय एम्प्लॉय इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर इट्स ड्यू और नॉट, भले ही ड्यू हुआ है या नहीं हुआ है ये फर्क नहीं पड़ता, पर एम्प्लॉय को क्या हो गया है, मिल गया है, तो वो क्या माना जाएगा, एडवांस सैलरी माना जाएगा। एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी दोनों में डिफरेंस होता है। सर एडवांस सैलरी में और एडवांस अगेंस्ट सैलरी में क्या डिफरेंस होता है, नाम देखो। पहला है एडवांस सैलरी, मतलब आपने सैलरी एडवांस में उठा लिया, अभी तक एक्रू नहीं हुआ है, आपने पहले ही रिसीव कर लिया है। एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब क्या है, आपका जो सैलरी है उसके अगेंस्ट आपने एडवांस ले लिया है। मतलब आपको जो सैलरी बाद में मिलेगा, आप अपने एम्प्लॉयर को बोलते हो सर अभी आपको क्या करूं, मुझे लोन दे दो, मैं अपनी सैलरी से आपका क्या करूंगा, लोन चुकाता रहूंगा। तो जो एडवांस अगेंस्ट सैलरी है ये लोन का क्लासिफिकेशन होगा और ये सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। हाउएवर एडवांस सैलरी तो आपका ऑब्वियस सी बात है सैलरी है। फिर बात करते हैं कंसेप्ट 2 क्या है, एरियर्स ऑफ सैलरी। एरियर्स ऑफ सैलरी का मतलब क्या है, आपका सैलरी एक्रू हो चुका है, ड्यू हो चुका है, पर अभी तक आपको सैलरी क्या नहीं हुआ है, मिला नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, एरियर ऑफ सैलरी बोलेंगे। तो इट मस्ट बी चार्ज कैसे होगा, टैक्सेबल कैसे होगा, हमेशा ड्यू बेसिस पे होगा। मतलब मार्च का सैलरी है, मार्च में मिला नहीं है, अप्रैल में मिलेगा, पर एक्रू कब हो गया, मार्च में हो गया, तो मार्च में आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा। हाउएवर देयर आर सर्टेन केसेस व्हेन इट्स नॉट पॉसिबल टू चार्ज ऑन ड्यू बेसिस। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब ये सैलरी ड्यू बेसिस पे चार्ज नहीं हो सकता। सर ऐसे कैसे केसेस होते हैं, जरा बताओगे हमें। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं ना, एम्प्लॉई लोगों ने क्या किया, एम्प्लॉई का समझो नट्टू काका था ना वो जेठालाल में की शॉप में, उसका सैलरी था फॉर एग्जांपल 10,000, अभी तो वो नहीं है, चलो एग्जांपल उनका नहीं लेते, बागा का लेते हैं, ठीक है। तो वो जॉब कर रहा है, उसका सैलरी है फॉर एग्जांपल 10,000 रुपया। अभी उसको 10,000 बहुत कम लग रहा है और उसके पास टैलेंट बहुत है, तो वो जेठालाल के पास जाके हड़ताल कर देता है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे जॉब करना ही नहीं है, मतलब मेरा सैलरी बढ़ाओ, जॉब तो करना है, मेरा सैलरी बढ़ाओ। तो जेठालाल नहीं करके वो 2-3 महीना उसका हड़ताल चालू रहता है। फिर जेठालाल सोचता है ठीक है यार 5,000 बढ़ा देते, तो वो क्या बोलता है, मैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में, मतलब पिछले 1 साल का हर महीने का 5-5 हज़ार बढ़ा देता हूं और अभी आपको क्या कर देता हूं, वो सैलरी दे देता हूं। तो पहले अभी ये केस में आप एक्रूअल बेसिस पे कैसे चार्ज करोगे, क्योंकि पिछले टाइम का सैलरी अभी मिल रहा है, पिछले टाइम तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा क्या हो रहा है, मुझे सैलरी मिलने वाला है, तो जब मिलेगा तब क्या कर देना, टैक्सेबल कर देना। 15 तो चार्जिंग सेक्शन के बारे में बात करता है। एक और कंसेप्ट ऊपर मैं बता देता हूँ, एक डियरनेस अलाउंस करके कंसेप्ट होता है। उसका मतलब क्या होता है, महंगाई भत्ता, मतलब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है उसका पैसा जो आपको मिलता है ना, वो आपका क्या होता है, डियरनेस अलाउंस होता है। उसमें 2 तरीके के डियरनेस अलाउंस होंगे, एक होगा डीए इन टर्म्स, दूसरा होगा डीए नॉट इन टर्म्स। करेक्ट है, डीए इन टर्म्स होगा, डीए नॉट इन टर्म्स होगा। सर डीए इन टर्म्स का मतलब क्या होगा, ऐसा डियरनेस अलाउंस जो रिटायरमेंट बेनिफिट में आपको काम आएगा, और डीए नॉट इन टर्म्स मतलब ऐसा वाला डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट में काम नहीं आएगा। सिंपल है ये सर। तो ये हो गया आपका डीए वाला कंसेप्ट, जो यहाँ पे नहीं है पर वो ओरली क्योंकि आगे डीए का क्वेश्चंस में रेलेवेंस बहुत आएगा तो यहाँ पे मैंने बता दिया है। अगर आपको नहीं पता तो इनकम फ्रॉम सैलरी के 50-60 एमसीक्यूज मैंने सॉल्व कराए हैं, जिसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। सीएस एग्जीक्यूटिव के सब पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, मतलब सबके लिए हेल्पफुल है, नो डाउट अच्छे उसमें क्वेश्चंस हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहिए तो आप देख सकते हो उसको। सेक्शन नंबर 17, अभी देखो सेक्शन 15 किया था, सेक्शन 16 एकदम लास्ट में करेंगे। उसमें 3 तरीके के डिडक्शन मिलते हैं, एक तो अभी आ जाएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस, 2 एकदम एंड में आएंगे। तो सर्टेन मीनिंग अंडर एक्ट, किस किस की मीनिंग है, सैलरी की मीनिंग है,
17 में परक्यूजिट्स की मीनिंग है और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है। तो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी तो कंसेप्ट नंबर 19 है, परक्यूजिट जो है वो कंसेप्ट नंबर 15 है। तो सबसे पहले सैलरी का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। सर सेक्शन 17 पहले क्यों लिया? बेसिक सी बात है भाई, सैलरी का मतलब तो देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी में सैलरी का मतलब क्या है? तो सैलरी का सबसे पहले ये समझना है कि जो डेफिनेशन दिया है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन दिया है। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव डेफिनेशन, दो तरीके की डेफिनेशन इनकम टैक्स में आपको दिखेगी। एक होगा एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, दूसरा होगा इंक्लूसिव डेफिनेशन। सर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का मतलब क्या होगा? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का मतलब होगा कि सैलरी मीन्स दिस, सैलरी का मतलब ये होता है। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होगा सैलरी इंक्लूड दिस। सर दोनों में फर्क क्या है? देखो, अगर बता देंगे महेंद्र का मतलब क्या होता है तो क्या होगा भाई, उसको चेंज नहीं कर सकते। महेंद्र का मतलब होता है कि लॉर्ड शिवा, जो भगवान शिव है, उनका एक नाम है, करेक्ट है। तो अभी इसमें कुछ चेंज का सवाल नहीं है। पर ऐसा बोलेंगे कि महेंद्र इंक्लूड दिस, तो कल को और कोई चीज इंक्लूड करनी है तो उसमें इंक्लूड की जा सकती है। अभी करेंसी का मतलब समझो, लिख दिया कि करेंसी मीन्स आपके कॉइन्स हो गए, आपके नोट्स हो गए, करेंसी का मतलब है। कल को क्रिप्टो करेंसी आ गया तो उसका क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट हमेशा सेफ साइड पे खेलती है। वो डेफिनेशन का मतलब देगी करेंसी इंक्लूड नोट्स, करेंसी इंक्लूड कॉइन्स, जो भी है। ऐसा बताए कि जब क्रिप्टो करेंसी आएगी तो अमेंडमेंट लेके आ जाएगी, करेंसी इंक्लूड क्रिप्टो करेंसी ऑल्सो, करेक्ट है। तो सैलरी इंक्लूड, सेक्शन नंबर 17(1) इंक्लूड्स द फॉलोइंग, वेजेस हो गया, एन्यूटी हो गया, ग्रेचुइटी हो गया, ये सब क्या है? यही आगे आने वाले कंसेप्ट है। आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मतलब के लिए मतलब लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब क्या होता है? जो आपका सैलरी बेसिकली होता है वो आपका बेसिक सैलरी होता है। मतलब जिस सैलरी के ऊपर आपका जॉब होता है, मतलब 10,000 रुपये बेसिक सैलरी है फॉर एग्जांपल, तो वो आपका बेसिक सैलरी होगा। सिंपल सी बात है। फुल्ली टैक्सेबल होगा और कुछ मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिलेंगे, उसको अलावेंसेस बोलेंगे। तो अलावेंसेस क्या होते हैं? तो सर सबसे पहले आ जाते हैं, सर बेसिक सैलरी और अलावेंसेस अलग अलग क्यों दिए जाते हैं? एग्जाम्पल मैंने बहुत इन डिटेल क्लास में किया था, ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। अलावेंस का मतलब क्या होता है? अलावेंस का बड़ा सिंपल मतलब होता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी के नाम पे नहीं पैसा दे रहा, किसी और चीज़ के नाम पे पैसा दे रहा है। जैसे कि आपके मेडिकल फैसिलिटी के लिए, जैसे कि आपके ट्रैवलिंग के लिए, जैसे कि आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे कि आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए, जैसे कि आपके हाउस के रेंट के लिए। अलग अलग तरीके से आपका एम्प्लॉयर आपको क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है। पर वो सैलरी के नाम पे नहीं देना चाहता, क्योंकि अगले साल सैलरी में इंक्रीमेंट होगा तो उसका और जितना पैसा दे रहा है पूरे पे 10% 15% इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। पर अलावेंसेस के ऊपर इंक्रीमेंट नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस की थी, अभी नहीं बात करते हैं। जनरली गिवन टू एम्प्लॉय बाय देयर एम्प्लॉयर टू मीट सम रिक्वायरमेंट लाइक हाउस रेंट, कन्वेंस एटसेट्रा। सर्टेन अलावेंस, कुछ अलावेंस ऐसे होते हैं जो पूरे टैक्सेबल होंगे, कुछ पार्टली टैक्सेबल होंगे, पूरे कुछ एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अलावेंस टैक्सेबल सेम टू सेम सैलरी जैसे होंगे, ड्यू या रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? सबसे पहला अलावेंस आता है सिटी कंपेंसेटरी अलावेंस। मतलब कोई नई सिटी में, अभी मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं यहाँ पे समझाने वाली कम है, याद रखने वाली एग्जाम के लिए ज़्यादा है। तो जो मैं स्पीड बढ़ाऊंगा उससे आपका क्या होगा? उससे आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि इसको बार बार आप सुन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट ज़्यादा नहीं है। देखो, सिटी कंपेंसेटरी अलावेंस का मतलब क्या है? आप कोई दूसरी सिटी में गए काम करने, वहाँ पे आप नई लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो उसको कंपेंसेशन करने के लिए जो आपको पैसा दिया जाएगा एम्प्लॉयज़ को हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए, उसको क्या बोला जाएगा? सिटी कंपेंसेटरी, और ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट आते हैं एंटरटेनमेंट अलावेंस। एंटरटेनमेंट अलावेंस का मतलब ये नहीं है आपके एंटरटेनमेंट के लिए पैसा दिया जा रहा है। आप जो क्लाइंट के साथ टाइम बिता रहे हो, उनको एंटरटेन कर रहे हो, उसके पैसे को क्या बोला जाएगा? एंटरटेनमेंट अलावेंस बोला जाएगा। सबसे पहले तो देखो, हर एम्प्लॉय के हाथ पे पूरा टैक्सेबल है, करेक्ट है। पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनको पहले तो पूरा टैक्सेबल कर लो, उसके बाद उनको सेक्शन 16 में डिडक्शन भी मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? जो आपका बेसिक सैलरी है, सिर्फ बेसिक सैलरी, उसका 20% ले लो, जो आपको एक्चुअल अमाउंट मिलता है वो ले लो, और तीसरा 5,000 रुपये ले लो। तीनों में से लोअर अमाउंट आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, अगर आपका एम्प्लॉयर आपके
प्लेस से, रेसिडेंस से प्लेस ऑफ ड्यूटी तक आने जाने का कुछ पैसा दे रहा है तो वो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। पर अगर आप दिव्यांग एम्प्लॉय हो, मतलब या तो ब्लाइंड हो या डीफ हो या डम्ब हो या कोई हड्डी वड्डी टूटा हुआ है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप हो, तो आपको 3,200 रुपया पर मंथ तक का डिडक्शन मिलेगा। पर मंथ है यहाँ पे 3,200 रुपया पर मंथ, 3,200 पर मंथ, 3,200 सिर्फ दिव्यांग एम्प्लॉय को। एचआरए की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा। एचआरए किसको मिलेगा, कोई रेंट पे रह रहा है उसको एचआरए मिलेगा। सबसे पहले जितना अमाउंट मिलता है पूरा टैक्सेबल कर दो, उसमें से एग्जम्पशन मिलेगा ये 3 में से लोअर अमाउंट का। सबसे पहले जो एचआरए एक्चुअली मिला है आपको वो ले लो। दूसरा, जितना आप रेंट पे कर रहे हो, रेंट जो भी पे करो उसमें से सैलरी का 10% लेस कर दो। थर्ड, सैलरी का या तो 50% या 40% ले लो। 50% कब लेना है, जब आपका एमसीडी के सिटी में आप रहते हो, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या कोलकाता। 40% कब लेना है, कोई और सिटी में रहते हो तो। सैलरी का मतलब क्या होगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए टर्म वाला, मतलब जो रिटायरमेंट बेनिफिट में काम आएगा, प्लस टर्नओवर कमीशन। एग्जम्पशन नहीं मिलेगा ऐसे एसएससी को जिसका खुद का घर है या ऐसे घर में रहता है जहां पे वो क्या नहीं पे कर रहा है, रेंट नहीं पे कर रहा है। करेक्ट। फिर ये कुछ अलाउंस है जो हमेशा पूरे एग्जाम्प्ट होंगे। कौन कौन से, ट्रैवलिंग अलाउंस है, डेली अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, हेल्पर अलाउंस है, रिसर्च अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस है। इसका कोड वगैरह मैंने दिया रहेगा, वो याद कर लेना। फिर ये जो अलाउंस है ये थोड़े याद करने में तकलीफ हो सकती है आपको। कुछ अलाउंस है जो पार्टली एग्जेम्प्ट होंगे, मतलब पूरे ना तो टैक्सेबल होंगे ना पूरे एग्जेम्प्ट होंगे। पहले पूरा अमाउंट टैक्सेबल करना है, उसमें से ये जो राइट साइड वाला अमाउंट दिया है उतना एग्जेम्प्ट करना है। याद करने का तरीका क्या है, 2, 3, 1, 4, 5, 6 और 7 ऐसे याद करना है। तो सबसे पहले सेकंड और थर्ड पॉइंट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस कितना मिलेगा। एजुकेशन अलाउंस मिलेगा 100 रुपया पर मंथ, हॉस्टल अलाउंस मिलेगा 300 रुपया पर मंथ। एजुकेशन में तो सिर्फ पढ़ाई रहती है, हॉस्टल में पढ़ाई तो रहती ही है, साथ में खाना भी रहता है, साथ में रहना भी रहता है, तो 3 टाइम्स। करेक्ट। ऐसे ही फालतू एग्जांपल है याद रखने के लिए। पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चाइल्ड, मतलब आपको 2 बच्चों के लिए मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। हॉस्टल में 300 रुपया अलाउंस और एजुकेशन के लिए 100 रुपया अलाउंस। फिर 1/4, अगर आप ट्राइबल एरिया में आपको भेजते हैं, जंगल वगैरह में भेजते हैं, जो ट्राइबल एरिया होता है, तो आपको पर मंथ 200 रुपये का क्या मिलेगा, अलाउंस एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या, पहले जितना आपको अमाउंट मिल रहा है वो पूरा ले लो टैक्सेबल, उसमें से ये अमाउंट क्या करना है, एग्जेम्प्ट करना है। अगर आपको अंडरग्राउंड जाने का अलाउंस मिल रहा है, मतलब आपको ऐसा नीचे वगैरह भेजते हैं काम करने के लिए, वो माइंस वगैरह में, तो आपको अलाउंस कितना अलाउड होगा, 800 रुपया पर मंथ अलाउड होगा। फिर बात करते हैं, अगर आपको कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस मिलता है, मतलब अगर आपको कहीं फील्ड में जाने को बोला जाता है तो 2,600 रुपया पर मंथ अलाउड होगा। अगर मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस बोला जाएगा तो 1,000 रुपीज़ पर मंथ अलाउड होगा। ये सब क्लास में मतलब बताया था क्या होता है क्या नहीं होता, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। फिर अगर कोई एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है, जैसे कोई रेलवे में काम करता है या फिर कोई बसेस वगैरह में, या वो ट्रकेज जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी वगैरह में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है, और उसको अगर डेली अलाउंस नहीं मिलता है तो ये अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा 70% ऑफ जो भी अलाउंस है, और ₹10,000 विच एवर इज लोअर। अभी कंसेप्ट नंबर 5, 6, 7, 8 जो है वो प्रॉपर मैथमेटिकल है। इसके लिए जो मैंने वो MCQs कराए हैं, अगर आप वो देख लेते हो तो आपका काम बन जाएगा, मतलब आपको कुछ चीज़ें अच्छे से समझ पड़ जाएगी, इनका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले पेंशन या एन्युटी की बात करें तो 2 तरीके की पेंशन होगी, एक तो होगा अनकॉमिटेड पेंशन, एक होगा कॉमिटेड पेंशन। अनकॉमिटेड पेंशन का मतलब क्या होता है, जो आपको मंथली पेंशन मिलेगा। पेंशन देखो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, ऐसा होगा या तो हर मंथ आपको पेंशन मिल रहा है या आपको लमसम पेंशन मिल रहा है। लमसम का मतलब क्या है, एकदम लास्ट में आपको क्या, जैसे ही रिटायर होते हो बहुत बड़ा अमाउंट का पेंशन मिलता है। तो अनकमिटेड पेंशन तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। जो कमिटेड पेंशन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में जो मतलब पूरा लमसम पेंशन मिला है वो उसके ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं। अदर कोई दूसरा एम्प्लॉय है तो अपने को देखना है क्या वो ग्रेच्युटी ले रहा है। अगर ग्रेच्युटी ले रहा है तो जितना भी आपका टोटल पेंशन है, सिर्फ ये वाला नहीं, कमिटेड वाला नहीं, जो टोटल आपका पेंशन है अनकमिटेड प्लस कमिटेड, उसका 1/3 आपको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और अगर आप ग्रेच्युटी नहीं ले रहे हो तो हाफ ऑफ जो भी अमाउंट है वो आपको क्या मिल जाएगा, पेंशन मिल जाएगा। करेक्ट, डिडक्शन में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। फिर ग्रेच्युटी के ऊपर आते हैं। ग्रेच्युटी का मतलब क्या होता है, आपने पूरा टाइम काम किया, अभी आपके एम्प्लॉयर, आप जब रिटायर हो रहे हो तो लमसम अमाउंट आपको क्या दे रहा है, एज अ
ग्रेचुइटी दे रहा है, पैसा दे रहा है। तो ये टैक्सेबिलिटी क्या होगा, देखो पहले तो टैक्सेबल कर ही देना है, उसके बाद क्या होगा, एग्जम्पशन मिलेगा, कितना मिलेगा उसके बारे में बात हो रही है। तो अगर देखो ग्रेचुइटी किसको मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, तो फुल्ली एग्जम्प्ट, भाई गवर्नमेंट वालों को फुल मौज है, एकदम एग्जम्प्ट, कोई तकलीफ नहीं है। गवर्नमेंट के अलावा कोई अदर एम्प्लॉय है तो देखना है क्या वो पोगा एम्प्लॉय है या वो नॉन पोगा एम्प्लॉय है। पोगा एम्प्लॉय का मतलब क्या है, ऐसा एम्प्लॉय जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर है। नॉन पोगा का मतलब ऐसा एम्प्लॉय जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में नहीं कवर है। तो सबसे पहले सर ये समझते हैं कि चलो वो ये ध्यान में देखते हैं कि वो क्या है, पोगा एम्प्लॉय है। अगर वो पोगा एम्प्लॉय है, बस यहाँ पे ये लेफ्ट वाले पार्ट में ध्यान दो, यहाँ पे अगर वो पोगा एम्प्लॉय है तो पहले जितना ग्रेचुइटी मिला वो आपका टैक्सेबल कर दो, उसमें से एग्जेम्प्ट होगा। कितना होगा, सबसे पहले 15 डिवाइड बाय 26 करो। 15 डिवाइड बाय 26 का मतलब क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 2 ही होता है। एवरेज ले रहे हैं, पर संडे में एक महीने में 4 दिन संडे होते हैं ना, तो उनका छुट्टी काउंट कर लिया है। तो 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई करो सैलरी पर मंथ से, मल्टीप्लाई करो कितना साल आपने काम किया है, और राउंडिंग ऑफ अलाउड मतलब क्या, अगर 6 महीने से ज्यादा काम किया तो वो 1 साल काउंट हो जाएगा। दूसरा जो आपको एक्चुअल पैसा मिला है वो ले लो, और तीसरा मैक्सिमम 20 लाख ले लो। तीनों में से लोअर अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो देखो ये दो तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल पैसा मिला और मैक्सिमम 20 लाख तो याद करने की जरूरत नहीं है। याद से फर्स्ट करना है 15 डिवाइड बाय 26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू कितना साल आपने काम किया है। अभी सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है, लेटेस्ट जो आपका बेसिक सैलरी है प्लस लेटेस्ट जो आपका डीए है, टोटल डीए जो भी लेटेस्ट है वो प्लस लेटेस्ट बेसिक सैलरी जो है, ये आपका क्या माना जाएगा, सैलरी माना जाएगा। अगर आप नॉन पोगा एम्प्लॉय हो, पहले तो हम लोग ने क्या देखा, अगर आप पोगा एम्प्लॉय हो, अगर आप नॉन पोगा एम्प्लॉय हो तो आपको यहाँ पे 15 डिवाइड बाय सैलरी नहीं, 15 बाय 26 नहीं करना है, यहाँ पे आपको नॉर्मल 1/2 करना है। मल्टीप्लाई करना है एवरेज सैलरी पर मंथ, एवरेज सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। पर यहाँ पे राउंडिंग ऑफ अलाउड नहीं है, भले ही आपने 30 साल और 11 मंथ काम किया तो भी वो 31 ईयर्स नहीं माना जाएगा, 30 साल ही माना जाएगा। दूसरा अमाउंट सेम है, एक्चुअल अमाउंट जो मिला और मैक्सिमम ₹20 लाख, ये दोनों तो वहां पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम था, पहले वाले में ही चेंज है, करेक्ट है। एवरेज सैलरी पर मंथ का मतलब क्या होता है, लास्ट 10 महीने का बेसिक सैलरी का एवरेज ले लो, लास्ट 10 महीने का डीए इन टर्म का एवरेज ले लो, और लास्ट 10 महीने का टर्नओवर कमीशन का एवरेज ले लो, तो आपका बेसिक सैलरी एवरेज सैलरी आ जाएगा, करेक्ट है। तो ये यहाँ पे आपका ग्रेचुइटी का कंसेप्ट। ग्रेचुइटी के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, एमसीक्यूज में भी कराए हैं और क्लास में तो हम लोग ने चलो वो पूरा इन डिटेल ही सब बड़े बड़े क्वेश्चंस किए थे। लीव सैलरी के ऊपर आते हैं। लीव सैलरी का मतलब क्या होता है, जब आप जॉब कर रहे थे तब आपके पास लीव था, आपने वो टाइम पे मन लगा के काम किया, तो वो आपके पास जितना लीव बच गया उसका आपको पैसा मिल रहा है। देखो अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरिंग ही लीव सैलरी का पैसा मिलता है तो वो पूरा टैक्सेबल होगा। अगर रिटायरमेंट के टाइम मिलता है तो रिटायरमेंट के टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में तो देखो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अदर एम्प्लॉय के हाथ में पहले टैक्सेबल कर दो, ये 4 में से जो लोअर अमाउंट है वो आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। सबसे पहले मैक्सिमम 3 लाख रुपए ले लो, दूसरा एक्चुअल अमाउंट जो है वो ले लो, ये तो इजी है। थर्ड और फोर्थ में क्या करना है, एवरेज सैलरी पर मंथ को मल्टीप्लाई करना है, एक बार 10 महीने से और एक बार लीव क्रेडिट से। लीव क्रेडिट भी आपको मंथली ही निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, लीव क्रेडिट का मतलब होता है जितना आपको लीव अलाउड है उसमें से रिड्यूस करना है आपने कितना लीव ले लिया है। और लीव अलाउड अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो मैक्सिमम आप 1 साल में 30 दिन ही ले सकते हो। और एवरेज सैलरी वो जो नॉन पोगा एम्प्लॉय था वो सेम टू सेम है। कंसेप्ट नंबर 9 पे आते हैं, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में देखो 5-6 पॉइंट दिए हैं, एकदम थियोरेटिकल चीजें हैं। यहाँ पे ये कवर ही मैं तो नहीं कर रहा हूँ, आपको क्या करना है ये रीड करना है, एकदम थियोरी पॉइंट है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल वाली चीज नहीं है। फिर बात करते हैं रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, जिसका एक पहले रिट्रेंचमेंट मतलब कि आपको जॉब से निकाल दिया धक्के मार के, उसका आपको क्या दिया जा रहा है, कंपेंसेशन दिया जा रहा है। तो अगर जो कंपेंसेशन मिलेगा उसमें एग्जम्पशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 10(10)(b) में मिलेगा, तो वो कितना मिलेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एग्जम्पशन के लिए पहले तो 5 लाख रुपए ले लो, और दूसरा जो कंपेंसेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दिया हुआ है वो ले लो। तो सर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में क्या दिया हुआ है, 15 डिवाइड बाय 26 ले लो, मल्टीप्लाई करो एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 महीने का, मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, करेक्ट है। और राउंडिंग ऑफ अलाउड है, यहाँ पे अलाउड है राउंडिंग ऑफ। सैलरी का मतलब क्या होगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म प्लस टर्नओवर कमीशन।
नेक्स्ट आते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट रिसिप्ट। वॉलेंट्री रिटायरमेंट रिसिप्ट में क्या आपको एग्जाम्पशन मिलेगा? देखो ऊपर आपको निकाला था, यहाँ पे आप खुद छोड़ रहे हो। एग्जाम्पशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कितना, कैसे मिलेगा? 10(10)(c) में मिलेगा। कितना? ये 4 में से लोअर अमाउंट आपको क्या मिल जाएगा? एग्जाम्पशन मिलेगा। सबसे पहले 5 लाख रुपया ले लो, दूसरा जो एक्चुअल अमाउंट मिला वो ले लो, तीसरा सैलरी पर मंथ को मल्टीप्लाई करो, एक बार कितना टाइम आपका जॉब में रह चुका है, नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस, कितना महीना बचा हुआ है, और दूसरा सैलरी को मल्टीप्लाई करो 3 महीने से, उसको मल्टीप्लाई करो कितना टाइम, कितने साल आपने काम कर लिया है। और यहाँ पे फ्रैक्शन को क्या करना है? इग्नोर करना है, मतलब वो राउंडिंग ऑफ नहीं होगा। सैलरी पर मंथ का मतलब क्या होता है? बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म प्लस टर्नओवर कमीशन। देखो ये दो तो सेम है, एक्चुअल अमाउंट जो मिला 5 लाख रुपया, ये दो याद रखना। एक तो सैलरी पर मंथ को मल्टीप्लाई करना है कितना महीना, और सैलरी पर मंथ को मल्टीप्लाई करना है 3 महीने से। नेक्स्ट आते हैं कंसेप्ट नंबर 12 पे, परक्यूजिट्स की बातें करते हैं। परक्यूजिट सेक्शन नंबर 17(2). परक्यूजिट का मतलब क्या होता है? जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया जाता है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है अदर देन उसका सैलरी अलाउंस, उसको परक्यूजिट बोला जाता है। करेक्ट है। नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, मॉनेटरी भी हो सकता है परक्यूजिट। कैसे सर नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी हो सकता है? नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या होता है कि आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है, आपको घर दे दिया जा रहा है कि ये घर मेरा है, यहाँ पे तू रह, तेरे को रेंट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। कार तेरे को नहीं लेना है, तू कार मेरे पास पड़ा है एक्स्ट्रा, ये कार तू यूज़ कर, तो ये फैसिलिटी दिया जा रहा है ना बेसिकली। तो ये भी क्या होगा? टैक्सेबल होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा? वही कंप्यूट करना है। सर मॉनेटरी कैसे हो सकता है? मॉनेटरी होने का सिंपल सी बात है, बाहर लोन का रेट है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट 10% चल रहा है, हम आपको 5% पे लोन देते हैं, तो ये जो 5% एक्स्ट्रा मिला है ये आपका बेनिफिट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है, तो टैक्सेबल होगा, बिल्कुल होगा। तो सर अलावेंस और परक्यूजिट में फ़र्क क्या है? सर अलावेंस जो है ना, उधर आपको क्या दिया जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल आपको मेडिकल के लिए आपको 10,000 रुपया पर महीना दे दिया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है आपने वो मेडिकल के लिए खर्चा किया है या नहीं किया है, हाउस रेंट के लिए किया है या नहीं किया है, कोई नहीं पूछने वाला। पर परक्यूजिट में कैसा है? परक्यूजिट में आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है, रहने के लिए हाउस रेंट अलाउंस नहीं दिया जा रहा, आपको घर ही दे दिया जा रहा है। आप ये घर पड़ा, आप रहो, आप कुछ भी करना है करो, ये आपका घर है। इज इट क्लियर? तो ये सब इन डिटेल देखा था हम लोग ने, अभी तो रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, लोन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एट कंसेशनल रेट और विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई बहुत सिंपल है, आपको जितना बेनिफिट हुआ है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल बाहर रेट चल रहा है 10%, आपको 5% पे दे दिया है लोन, तो बेनिफिट कितना हुआ है? 5% का बेनिफिट हुआ है, मल्टीप्लाई बाय लोन का अमाउंट कर दो, ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। करेक्ट है। नोट क्या लिखा है? अगर लोन का अमाउंट जो है अगर 20,000 रुपये तक है तो टैक्सेबल नहीं होगा उसके ऊपर का इंटरेस्ट। और अगर लोन जो है वो स्पेसिफाइड डिसीज दिया हुआ था ना सेक्शन 80DD वगैरह में अपना डिडक्शन में, उसके लिए लोन दिया है तो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। फिर बात करते हैं ईसॉप। देखो ईसॉप का एक बहुत बड़ा डिस्कशन है फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालने का, वो तो रिवीजन में मैंने अभी ये टाइम पे नहीं किया, अलग से एक वीडियो डालूंगा। तो ईसॉप का क्या टैक्सेशन है? कंपनी अपने शेयर होल्डर को सस्ते में शेयर होल्डर नहीं बोल सकते, एम्प्लॉय को जो सस्ते में शेयर देती है उसको ईसॉप बोला जाता है। तो जिस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया कि मैं लूँगा ये शेयर, उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू था उसमें से इश्यू प्राइस, मतलब समझो बाहर मार्केट में 1,000 रुपये वैल्यू है, आपको 100 रुपये में इश्यू किया, तो जो 900 रुपये है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। अभी एफएमवी कैसे निकाला जाता है इसका बड़ा डिस्कशन है, लगभग 15 मिनट का डिस्कशन है, वो अलग से कर लेंगे कभी। गिफ्ट की बात करें तो गिफ्ट देखो, अगर आपको कैश में मिला है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर गिफ्ट काइंड में मिला है तो अगर आपका फेयर मार्केट वैल्यू जो है गिफ्ट का वो 5,000 से कम है, 5,000 के ऊपर जितना भी होगा टैक्सेबल होगा, 5,000 से कम है तो क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो सर समझो 10,000 रुपये गिफ्ट का वैल्यू है, तो 10,000 के ऊपर समझो 15,000 रुपये वैल्यू है, तो 5,000 के ऊपर कितना है? 10,000 है, और टोटल कितना है? 15,000 है। तो सर टैक्स 10,000 पे लगेगा कि 15,000 पे लगेगा? तो इंस्टीट्यूट दोनों व्यू एक्सेप्ट करता है, पर पूरे 15,000 पे लगाना, दैट विल बी मच बेटर। फिर बात करते हैं लंच फैसिलिटी। एग्जम्प्ट होगा कितना होगा? 50 रुपया पर मील एग्जम्प्ट होगा। अगर लंच प्रोवाइड होता है ऑफिस प्रीमाइसिस में ही थ्रू पेड वाउचर, तो आपको क्या मिल जाएगा? देखो या तो ऑफिस प्रीमाइसिस में या पेड वाउचर के थ्रू आपको लंच मिलता है, तो 50 रुपया पर मील तक आपका क्या हो जाएगा? एग्जम्पशन मिल जाएगा। पर जो ऑफिस में चाय नाश्ता प्रोवाइड किया जाता है या फिर रिमोट एरिया में आपको जहाँ भेजा है वहाँ पे लंच प्रोवाइड हो रहा है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। होटल बेनिफिट की बात करें
तो देखो होटल बेनिफिट में टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, यहाँ पे एग्जम्प्ट अमाउंट की बात नहीं हो रही है, टैक्सेबल अमाउंट की बात हो रही है। कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, तो जो आपका सैलरी है, सैलरी का यहाँ मतलब क्या होता है, ABBCDM, ये नीचे हम लोग फिर देखेंगे तभी मैं बताता हूँ ABBCDM क्या होता है। तो जो आपका सैलरी है उसका 24% ले लो, होटल 24 घंटा खुला रहता है तो 24%। दूसरा, जो हायर या रेंट चार्जेस पे कर रहे हो, एम्प्लॉयर ने पे किया है आपके बिहाफ में, वो ले लो। दोनों में से जो लोअर अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। नोट क्या लिखा है, अगर होटल प्रोवाइड हो रहा है, आपको मुंबई से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया और दिल्ली में जब ट्रांसफ़र किया 15 दिन के लिए आपको होटल में रखा है, तो 15 दिन तक क्या होगा, तो वो परक्यूजिट नहीं माना जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयर का खुद का हाउस है, होटल है, और उसके लिए आप कोई रेंट पे कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय हो और आपको कुछ फ्री टिकट वगैरह मिल रहे हैं, तो रेलवे और एयरलाइन के एम्प्लॉय के लिए वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा और बाकी सबके लिए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एजुकेशन फैसिलिटी की बात करें तो या तो आपके खुद को एजुकेशन फैसिलिटी दिया जा रहा है, या आपके रिलेटिव को दिया जा रहा है, या आपके बच्चों को दिया जा रहा है। अगर आपको दिया जा रहा है फुल्ली टैक्सेबल, कोई दूसरे रिलेटिव को दिया जा रहा है फुल्ली टैक्सेबल, बच्चों को दिया जा रहा है तो एग्जेम्प्ट होगा। कितना होगा, 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट होगा। और जो एजुकेशन है वो अगर एम्प्लॉयर के खुद के इंस्टीट्यूट में या उसने जहाँ पे टाई अप किया है वहाँ पे हो रहा है तो अदरवाइज पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। फिर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फ्री सर्वेंट, ये सब पूरा टैक्सेबल है। फिर बात करते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन, मतलब आपको घूमने के लिए आपका एम्प्लॉयर क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है, सुविधा दे रहा है बेसिकली, तो वो परक्यूजिट माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। सर एग्जेम्प्ट अमाउंट क्या होगा, जो पहले आपको जो पैसा मिल रहा है वो पूरा टैक्सेबल कर लो, पर उसमें से एग्जेम्पशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कितना मिलेगा, सर आपने ट्रैवल कैसे किया है वो बताओ। सर ट्रैवल हमने एयर से किया है, हवाई जहाज से घूमे। सर एयर से किया है तो आपको ये देखना है अमाउंट कितना एग्जम्प्ट होगा। जो आपको एक्चुअली आपने खर्चा किया है वो ले लो, सबसे पहले आपने जो एक्चुअली खर्चा किया है वो ले लो। और दूसरा, एयर इंडिया का इकोनॉमी क्लास का फेयर जो भी है वो टाइम का वो ले लो। दोनों में से लोअर अमाउंट आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। सर एयरलाइन से नहीं किया है, हमने किसी और मोड से किया है, तो आप ये देखो कि क्या सर वहाँ पे रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है। सर हाँ अवेलेबल है। तो जो आपने एक्चुअली खर्चा किया और फर्स्ट क्लास का रेलवे फेयर, दोनों में से लोअर अमाउंट आपको क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। सर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो क्या सर रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। हाँ सर अवेलेबल है। तो ये देखो एक्चुअल जो खर्चा किया है वो और डिलक्स क्लास का बस फेयर जो है, दोनों में से लोअर अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। सर रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, तो जो एक्चुअल खर्चा किया है वो और फर्स्ट क्लास का जो रेलवे का फेयर है वो ले लो। सर रेलवे तो था ही नहीं अवेलेबल, जितना वो उतने डिस्टेंस का जो भी रेलवे का फेयर होता है वो ले लो। दोनों में से लोअर अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिर LTC का एग्जम्पशन आपके लिए मिलेगा, आपका स्पाउस के लिए मिलेगा, चिल्ड्रन के लिए मिलेगा, और डिपेंडेंट अगर है मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर तो उनके लिए भी मिल जाएगा। लीव ट्रैवल कंसेशन 4 साल के पीरियड में 2 साल के बीच में मिलेगा, ये तो नीचे लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सर आपके सिर्फ 2 बच्चों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। और वो बच्चे भी आपके 1 अक्टूबर 98 के बाद बॉर्न हुए रहने चाहिए। सर ऐसा हो गया तो 2 बच्चों के लिए मिलेगा। सर फर्स्ट टाइम 2 बच्चे हो गए, बाद में 1 बच्चा हुआ तो 2 बच्चों के लिए मिलेगा। सर फर्स्ट टाइम 1 बच्चा हुआ, फिर बाद में ट्विंस हो गए तो 3 हो गए ना, तो सर तीनों के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं था ना कि बाद में ट्विंस होने वाले। करेक्ट है। मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो मेडिकल फैसिलिटी अगर आपका एम्प्लॉयर दे रहा है तो देखो 2 जगह पे आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, या तो इंडिया में हो सकता है या फॉरेन में हो सकता है। इंडिया में होगा तो आपको देखना है क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है, या एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में हो रहा है, या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में हो रहा है। अगर ये 3 जगह पे होगा तो पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, नहीं तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ट्रीटमेंट फॉरेन में हो रहा है तो देखो 3 तरीके के बेनिफिट है। एक तो ट्रैवल का आपको एम्प्लॉयर बेनिफिट दे रहा है, दूसरा आपको ट्रीटमेंट का और स्टे का बेनिफिट दे रहा है। अगर ट्रैवल का बेनिफिट दे रहा है तो एग्जम्प्ट होगा। अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम सिर्फ 2 लाख रुपए तक है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, नहीं तो पूरा टैक्सेबल होगा। अगर बेनिफिट ऑफ स्टे प्लस ट्रीटमेंट का एग्जम्प्ट होगा, कितना होगा, जो RBI ने लिमिट डिसाइड किया है उतना होगा। RBI का सर लिमिट क्या है, RBI का लिमिट बड़ा ही सिंपल है, क्वेश्चन में दिया होगा।
नोट्स की बात करें, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पूरा एग्जेम्प्ट होगा। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करता है तो पूरा एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्पशन किस किस के लिए मिलेगा? जो सेम ऊपर मिल रहा था, ऊपर वाले कंसेप्ट में सेम टू सेम मिलेगा। आपका स्टे और ट्रैवल, आपका खुद का जो पेशेंट है प्लस उसका एक अटेंडेंट का मिलेगा। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, यूज ऑफ मूवेबल एसेट का मतलब क्या है? सर ऑफिस में एक कैमरा पड़ा है, आप बोलते हो सर मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, ये मेरे को दे दो थोड़े टाइम के लिए यूज करने के लिए। एम्प्लॉयर बोलता है ऐसे कैसे भाई, कुछ तो मेरे को कंसिडरेशन दे। उसकी बात हो रही है, मतलब आप यूज करने के लिए कुछ लेके जा रहे हो ऑफिस से। तो अगर कंप्यूटर या लैपटॉप लेके जा रहे हो तो पूरा एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि कंप्यूटर और लैपटॉप आपको काम करने के लिए दिया जाता है, ना कि आपके मजे करने के लिए। दूसरा, कोई और असेट है जैसे कि टीवी, फर्नीचर वगैरह है, तो अगर वो एम्प्लॉयर ने खुद ने ओन किया है तो जो भी उसका कॉस्ट है उसका 10% आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयर ने खुद ने भाड़े पे लिया है तो जो भी हायरिंग चार्जेस एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। फिर बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। ऊपर क्या था? आप यूज करने के लिए लेके जा रहे थे, अभी आप खरीद के ही लेके जा रहे हो। मतलब आप को कैमरा दिखा, आप बोला आप सर क्या करोगे, आपके कैमरे का कोई काम नहीं है, हमारे लिए काम है, मैं कुछ पैसा दे देता हूँ। समझो कैमरा का WDV कितना था? 80,000 रुपया था, तो मैं 80,000 तो मेरे पास नहीं है, मैं 20,000 रुपया दे देता हूँ, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। सर WDV याद आया, इसमें तो डेप्रिसिएशन होता है, जो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन ही WDV होता है। तो डेप्रिसिएशन क्या PGBP वाला लेना है? नहीं, PGBP वाला नहीं लेना है, यहाँ पे इसका अपना डेप्रिसिएशन लेना है। तो देखो, सबसे पहले कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा? 50% हो जाएगा WDV मेथड पे। 50%, कार के लिए 20% और बाकी सब असेट के लिए 10% ऑन SLM। फर्स्ट और सेकंड में WDV मेथड है, थर्ड में SLM मेथड है। अभी ये मेरे को नहीं बताने की ज़रूरत है कि SLM और WDV में क्या फ़र्क होता है, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा क्लास में, तो फिर भी मैंने बताया था अच्छे से, पर रिवीजन में अभी मैं उम्मीद करता हूँ WDV SLM तो पता ही होगा। डेप्रिसिएशन वो जो है वो आपको फुल कंप्लीटेड ईयर में लेना है, मतलब 180 डेज़ का एक मगजमारी नहीं है जो PGBP में होता है। यहाँ पर आपको कैसा देखना है कि जब आपने वो असेट खरीदा है वहाँ से लेके 12 महीने कब खत्म होते हैं, उससे अगले 12 महीने कब खत्म होते हैं, सिंपल सीधा लॉजिक है। फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन, मतलब आपको क्या कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर घर रहने के लिए दे रहा है, फ्री हाउसिंग फैसिलिटी, फ्री नहीं हाउसिंग फैसिलिटी बेसिकली दे रहा है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को। तो उसके केस में क्या होगा? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अमाउंट टैक्सेबल होगा, जो भी लाइसेंस फीस गवर्नमेंट ने डिसाइड की है उस हिसाब से। लाइसेंस फीस कैसे पता चलेगी? क्वेश्चन में दिया होगा। अदर एम्प्लॉय की बात करें तो आपको देखना पड़ेगा क्या घर एम्प्लॉयर का है या घर एम्प्लॉयर ने भाड़े में लिया है। सर एम्प्लॉयर ने घर भाड़े पे लिया है तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? जो भी सैलरी है, आपका सैलरी का है ABBCDM, नीचे बताऊंगा ABBCDM का मतलब क्या होता है, उसका 15% ले लो, और जो एम्प्लॉयर हायर चार्जेस पे कर रहा है दोनों में से लोअर अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर है तो ABBCDM जो आपका सैलरी है उसका या तो 7.5% या 10% या 15% टैक्सेबल हो जाएगा, डिपेंड ऑन कौन सी सिटी में आप रहते हो। अगर फर्निश्ड होम है, फर्नीचर भी प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे सिंपल है कि अगर एम्प्लॉयर ने वो फर्नीचर खरीदा है तो 10% ऑफ कॉस्ट, अगर हायर किया है तो हायरिंग चार्जेस, ये आपका क्या फर्नीचर का एक्स्ट्रा टैक्सेबल हो जाएगा। सर वो 7.5%, 10%, 15% कैसा लेना था? तो अगर आपके सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो 7.5%, अगर 10 लाख से 25 लाख है तो 10%, 25 लाख से ऊपर है तो 15%। सर ABBCDM का मतलब क्या होता है? A यानी अलावेंसेस, B यानी बेसिक सैलरी, B यानी बोनस, C यानी कमीशन टोटल वाला, D यानी DA इन टर्म्स, M यानी अदर मॉनिटरी परक्यूजिट। जो ये वाला परक्यूजिट है इसके ऊपर ICI के मॉड्यूल में 5 से 6 क्वेश्चन दिए हैं, मतलब इसका इंपॉर्टेंस समझ लो। फॉर कंप्यूटिंग ABBCDM ये पॉइंट नहीं लेने हैं, मतलब ऊपर वाले लेने हैं तो समझ जाओ सिर्फ इतने पार्ट कंसिडर करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ABBCDM जो है वो कहाँ से लेना है? जब आपने घर ऑक्यूपाई किया है वहां से कैलकुलेट करना है, ना कि जब आपको घर अलॉट हुआ। क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा आपको। अलॉट इस दिन हुआ है, आपने ऑक्यूपाई इस दिन किया है, तो जिस दिन आपने ऑक्यूपाई किया है उस दिन से आपको ABBCDM लेना है। और ABBCDM शुड बी कैलकुलेटेड ऑन ड्यू बेसिस, मीन्स एडवांस और एरियर जो भी है वो क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। फिर कार फैसिलिटी की बात करें, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कार की सुविधा दे रहा है तो वो क्या करना है? टैक्सेबल करना है कि नहीं करना है? तो देखो कार के 3 यूज है, या तो आपको पूरे पर्सनल पर्पस के लिए दे रहा है कि आप मजे करो, दूसरा आपको पूरा ऑफिस पर्पस के लिए दे रहा है कि भाई आप क्या करो, काम करो, तीसरा आप पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिस पर्पस के लिए यूज करते हो। तो अगर फुल्ली ऑफिस पर्पस के लिए दिया है तो भाई कोई सवाल ही नहीं उठता, भाई काम करवा रहे हो उसका कैसा टैक्स लोगे। पर उसमें आपके एम्प्लॉयर को आपका रिकॉर्ड मेंटेन करना है हर जर्नी का, और आपको एक इश्यू करना है
सर्टिफिकेट। अगर कार पूरा का पूरा पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो सर क्या होगा, तो वहां पे आपको देखना है अगर कार एम्प्लॉयर ने ओन किया है तो 10% ऑफ कॉस्ट, और अगर हायरिंग किया है तो हायरिंग चार्जेस जो पे कर रहा है वो, प्लस इसमें अगर कोई ड्राइवर का सैलरी या रनिंग मेंटेनेंस चार्ज वगैरह पे हो रहा है तो वो भी ऐड कर लेना है। अगर कार पार्टली पर्सनल और पार्टली ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो आपको सबसे पहले देखना है कार किसका है, कार ओन किसने किया है। सर या तो एम्प्लॉय करेगा या एम्प्लॉयर करेगा, तो पहले एम्प्लॉय कर रहा है। सर कार एम्प्लॉय का खुद का है, यूज एम्प्लॉय खुद कर रहा है, तो सर टैक्स का कहाँ सवाल आता है? टैक्स का तब सवाल आएगा जब एम्प्लॉयर जो है वो आपका क्या करता है, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस पे करता है। तो जो भी आपका एम्प्लॉयर रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज पे करता है वो क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। उसमें से एग्जेम्पशन मिलेगा, कितना मिलेगा, गाड़ी आपकी कितने सीसी की है, अगर अप टू 1600 सीसी है तो 1800 रुपया पर मंथ एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर 1600 सीसी से ज्यादा है तो 2400 पर मंथ आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर कार जो है एम्प्लॉयर खुद ओन करता है तो आपको ये देखना है रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस कौन पे कर रहा है। एम्प्लॉयर ओन कर रहा है कार तो रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस कौन पे कर रहा है? अगर एम्प्लॉयर कर रहा है तो जो यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल रहा था, यहाँ पे ये वाला जो एग्जेम्पशन मिल रहा था वही यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। और अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज एम्प्लॉय पे कर रहा है तो ये जो 1800 था उसकी जगह 600 हो जाएगा, 2400 की जगह 900 हो जाएगा। फिर अगर आपको एम्प्लॉयर आपका ड्राइवर भी देता है तो 900 पर मंथ ऐड आपको कर देना है, करेक्ट है। अगर सर 2 कार दिया है तो आप दोनों पार्टली पर्सनल और पार्टली ऑफिस पर्पस के लिए नहीं दिखा सकते। अगर 2 कार आपको दिया है तो आपको कैसे यूज करना है, पहला कार पार्टली पर्सनल पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए होगा, और सेकेंड जो कार होगा वो ऑफिशियल बात है, ऑब्वियस बात है कि वो पर्सनल पर्पस के लिए ही माना जाएगा। फिर फॉलोइंग परक्यूजिट्स आर फुल्ली एग्जाम्प्ट, ये जो कुछ परक्यूजिट है वो पूरे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, जैसे टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल जो रीइंबर्स हो रहा है, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट जो आपके नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है उसके ऊपर जो टैक्स है वो अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो वो टैक्स वाला पार्ट आपका परक्यूजिट नहीं माना जाएगा। फिर अगर आपके एम्प्लॉय के बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह दे रहा है, अगर आपको सस्ते में सामान ऑफिस से मिल रहा है, वो सब चीज़ें। फिर कंसेप्ट नंबर 13 क्या है, बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है, जो भी आपका सैलरी है उसमें से 50,000 रुपये आपको क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर सैलरी ही 40,000 है तो भाई 40,000 कर देना। प्रोफेशनल टैक्स की बात करें तो प्रोफेशनल टैक्स आपको अलाउड होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या अमाउंट है, पर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना। प्रोफेशनल टैक्स अगर आपके एम्प्लॉय कौन पे कर रहा है, पीटी, वो इंपॉर्टेंट है। पीटी कौन पे कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर एम्प्लॉय खुद ही पीटी पे कर रहा है तो वो टैक्सेबल होगा ही नहीं, सीधा सेक्शन 16 में डिडक्शन ले रहा है। पर अगर पीटी एम्प्लॉयर पे करता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले वो पूरा टैक्सेबल करना है ऊपर, और नीचे पूरा एग्जेम्पशन ले लेना है। समझो पीटी 2400 रुपीज़ है, 50% एम्प्लॉयर पे करता है, 50% एम्प्लॉय पे करता है, तो टैक्सेबल ऊपर 1200 रुपया होगा, 50% एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और नीचे डिडक्शन पूरा 2400 मिल जाएगा। फिर बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 15, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। रिलीफ की बात करें, ये कौन सा रिलीफ है पता है? अगर आपको एक महीने में पुराना भी कोई सैलरी मिल गया है, एक साथ बड़ा अमाउंट मिल गया है, तो गवर्नमेंट आपको क्या दे रहा है, रिलीफ दे रहा है। सर इसके बारे में आपको क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से कराया था क्लास में, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था, एक याद है? सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो आपको क्या करना है, कोई 2 स्टेप में पहले बाइफर्केट कर देना है, रिलीफ कैसे निकलेगा। स्टेप ए और स्टेप बी। स्टेप ए के अंदर 1 2 3 आ जाएगा, स्टेप बी के अंदर 4 5 6 आ जाएगा, और लास्ट में x माइनस वाई रिलीफ आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको पुराने टाइम का भी सैलरी ये टाइम पे मिल गया है, करेक्ट है, तो आपको जो टोटल सैलरी मिला है ये टाइम का सैलरी प्लस पुराने टाइम का सैलरी, उसका क्या कर देना है, टैक्स निकाल देना है। सेकंड में क्या करना है, सिर्फ ये टाइम का जो सैलरी है उसका टैक्स निकाल देना है, पुराना वाला इग्नोर कर दो, सिर्फ ये वाले टाइम का क्या निकाल दो, टैक्स निकाल दो। तो स्टेप 3 क्या आएगा, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, वो आपका एक्स मान लिया जाएगा। अभी क्या करना है, अभी आप वो साल में चले जाओ जब का आपको अरियर सैलरी मिला है, वो साल में चले जाओ जब का आपको एरियर सैलरी मिला है, तो वो साल में आपको क्या करना है, वो एरियर वाला पार्ट प्लस वो टाइम का नॉर्मल जो भी सैलरी था उसके ऊपर टैक्स निकाल दो, जो भी इनकम था। फिर क्या करना है, स्टेप 5 में वो टाइम पे सिर्फ जो वो साल का इनकम था उसके ऊपर टैक्स निकाल दो, और स्टेप 6 में क्या करना है, स्टेप 4 माइनस स्टेप 5, और लास्ट में स्टेप 7 में क्या करना है, स्टेप
3 माइनस स्टेप 6 x माइनस वाई, तो रिलीफ आ जाएगा। अभी लास्ट पार्ट जो पीएफ का है वो कर लेते हैं लास्ट कंसेप्ट के ऊपर, जो कि हम क्विकली देखेंगे पीएफ के ऊपर। पीएफ का मतलब क्या होता है, जब आप जॉब करते हो कुछ कंट्रीब्यूशन आपका कटता है, कुछ आपके एम्प्लॉयर का कटता है, वो जाके एक फंड के अंदर चला जाता है। वो फंड में आपका क्या होता है, पैसा जमा होता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, जब लास्ट में लमसम पैसा मिलता है। तो ये 4 चीज़ों का टैक्सेबिलिटी देखना है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, वो इंटरेस्ट का टैक्सेबिलिटी, और लास्ट में जो पैसा मिला उसका टैक्सेबिलिटी। तो देखो अलग अलग टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं। सबसे पहला है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या है, ऐसा जो गवर्नमेंट बोलती है आपको बनाना पड़ेगा। तो उसमें अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो वो तो क्या कर दो, इग्नोर कर दो, इसका डिडक्शन मिल जाएगा आपको 80C में, करेक्ट है। इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, लमसम भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। मतलब सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है उसका डिडक्शन मिलता है, टैक्सेबिलिटी कुछ नहीं होता। फिर बात करते हैं आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोविडेंट फंड जिसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने रिकॉग्नाइज किया है। तो देखो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे पहले क्या करो, इग्नोर कर दो, डिडक्शन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, पर कितना होगा, आपके सैलरी का 12% एग्जेम्प्ट होगा। मतलब मैक्सिमम सैलरी का 12% एग्जेम्प्ट होगा, और बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म प्लस टर्नओवर कमीशन विल बी योर सैलरी। इंटरेस्ट की बात करें तो सर इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा, 9.5% पर एनम एग्जेम्प्ट होगा। उससे ज्यादा जो मिलेगा टैक्सेबल होगा। मतलब पहले जो भी आपको इंटरेस्ट मिला वो टैक्सेबल कर लो, यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है पहले क्या कर लो, टैक्सेबल कर लो, उसमें से एग्जेम्प्ट कर दो कितना, यहाँ पे 12%, यहाँ पे 9.5%। अगर आप ये सेक्शन देख रहे हो तो यहाँ पे आपको 100% एक और सेक्शन याद आना चाहिए। कौन सा सेक्शन याद आना चाहिए भाई, बताओ जिसने क्लास किया, कंपलसरी है कमेंट में बताना कौन सा सेक्शन आपको याद आना चाहिए। आपको याद आना चाहिए सेक्शन नंबर 7, इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया। उसमें ऐसा लिखा है ये कैसे टैक्सेबिलिटी आ रहा है इसका, 12%, 9.5%। वो सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर आपके आरपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% से ज्यादा हो जाता है, या उसके ऊपर इंटरेस्ट 9.5% से ज्यादा हो जाता है, तो जो एक्सेस वाला पोर्शन है वो इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया मान लिया जाएगा। नहीं तो भाई आप बताओ ना, ये इनकम आपको मिलेगा कब, ये तो मिलेगा जब आपका पीएफ जो है वो उसका पैसा मिलेगा, तब आपको इनकम मिलेगा। पर ये टैक्सेबिलिटी आज लगा रहे हैं जबकि इनकम आपके हाथ में आया ही नहीं है। तो किस बेसिस पे लगा रहे हैं, सेक्शन 7 के बेसिस पे लगा रहे हैं। इसके ऊपर इन डिटेल डिस्कशन होता है, पर यहाँ पे मैंने बता दिया है। एग्जम्प्ट हो जाएगा, ये जो लमसम अमाउंट है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। पर कब एग्जम्प्ट होगा, जब आपने कम से कम 5 साल का सर्विस रेंडर किया है। अगर बीच में छोड़ दिया है तो पहले जो एग्जम्पशन मिला था वो टैक्सेबल हो जाएगा। पर ये 3 केसेस में ये 5 साल का कंडीशन मतलब जरूरी नहीं है। अगर आपका रिटायरमेंट हुआ है, आप बीमार थे इसकी वजह से, अगर आपका रिटायरमेंट हुआ है, आपके एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो चुका है, या आपने रिटायरमेंट करते टाइम पुराने एम्प्लॉयर को बोला है मेरा आरपीएफ का पैसा नई जगह पे डाल दे। फिर बात करते हैं यूआरपीएफ, मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसमें भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर हो जाएगा, डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट होगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी एग्जम्प्ट होगा। पर जब लमसम पैसा मिलेगा तब टैक्सेबिलिटी आएगा। सर लमसम पैसा मिलेगा, टैक्सेबिलिटी क्या आएगा, सबसे पहले एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो इग्नोर ही होगा। ये इग्नोर क्यों होता है, मैंने लॉजिक बताया था बहुत अच्छे से क्लास में। उसके एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल कहाँ हो जाएगा, आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा ही पैसा है, मेरे ही पैसे पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सैलरी हेड में थोड़ी आएगा। जैसे बैंक में अकाउंट है, बैंक अकाउंट पे से इंटरेस्ट मिलता है, एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, और कहाँ टैक्सेबल होता है, आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। सेम टू सेम एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर सुपर एन्युएशन फंड की बात करें तो सुपर एन्युएशन फंड भी जो है वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करना है, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होगा कितना, 1.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पूरे साल में 1.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इससे ज्यादा कोई करेगा भी नहीं, तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट ही होगा। बस ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना। फिर अनअप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड की बात करें तो ये सेम टू सेम टैक्सेबिलिटी कैसा है, यूआरपीएफ का है जैसा है। मतलब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट। लमसम पैसे को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। एम्प्लॉय का इंटरेस्ट आईएफओएस में टैक्सेबल, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट सैलरी में टैक्सेबल। यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया था कि अगर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड आरपीएफ, एनपीएस, एएसएफ है,
इन एक्सेस ऑफ ₹7.5 लाख वो क्या मान लिया जाएगा, परक्यूजिट मान लिया जाएगा और एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। एनुअल एक्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो आपका एम्प्लॉय के हाथ में क्या, आरपीएफ में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, नेशनल पेंशन स्कीम में और अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में आपका एम्प्लॉयर टोटल ₹7.5 लाख से ज्यादा जमा कराता है तो वो परक्यूजिट मान लिया जाएगा। और एनुअल एक्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड या कुछ ऐसा अमाउंट उसके 7.5 लाख के ऊपर जो मिलता है वो भी क्या हो जाएगा, परक्यूजिट माना जाएगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम है, ये वाला सेम फोटो मेरे इंस्टाग्राम में प्लस यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में है, ये पढ़ लो, आपको ग्रेडिंग सिस्टम इतना पढ़ के ही समझ पड़ जाएगा, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और जो एमसीक्यू वाला मैंने बताया था वीडियो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन है, उसमें ग्रेडिंग सिस्टम के 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। एक अभी लास्ट परक्यूजिट में वो जो नया अमेंडमेंट आया था ना, उसकी टैक्सेबिलिटी की आगे हम लोग बात करते हैं। अगर ये वीडियो आपका यहाँ पे एंड हो रहा है सिर्फ रिवीजन वाला पार्ट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे वो आप अमेंडमेंट वाला पार्ट क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। ठीक है, चलो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वाला चैप्टर होता है ना, उसमें कोई तरीके का अमेंडमेंट नहीं है। चैप्टर 4 जो का आपका इनकम फ्रॉम सैलरी होता है, उसमें 2 अमेंडमेंट है। पहला अमेंडमेंट बड़ा ही छोटा है जो हम अभी कर रहे हैं। दूसरा अमेंडमेंट जो है ये हम लोग ने पिछले अटेम्प्ट में, अगर आपने नवंबर वाला अटेम्प्ट जो दिसंबर में हुआ था अगर वो आपने दिया था तो ये अमेंडमेंट हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है, पर उसमें बस एक छोटा सा अलग पॉइंट है वो देखना है। ये पूरा हम लोग ने किया हुआ है, जो वीडियो 40-45 मिनट का मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाला था पिछले अटेम्प्ट के लिए। इस बार फिर करेंगे, कोई इश्यू नहीं है, पर ये हम लोग ने बताने की बात है कि ये ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में कोई भी। अगर आपको पता है, सिर्फ ये 2 पार्ट समझो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जब मैंने आपको पढ़ाया था या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड पढ़ाया था। सबसे पहले स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोविडेंट फंड जो कि कानून के अंदर बनाया गया है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोविडेंट फंड जिसको जो इनकम टैक्स का कमिश्नर है वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। करेक्ट है, ये 2 प्रोविडेंट फंड की बात है। तो आपको ये समझना है कि ये जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में तो इसके ऊपर जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी एग्जम्प्ट होता था, एम्प्लॉयर का भी एग्जम्प्ट होता था, इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट होता था, सब कुछ एग्जम्प्ट था। पता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में सिर्फ 80C में क्या मिलता था, डिडक्शन मिलता था। पर जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है उसमें आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट होता था, इंटरेस्ट 9.5% तक, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% तक, ऐसा कुछ था पता है। और लास्ट में जो पैसा मिलता था एग्जम्प्ट होता था, पर वो कुछ कंडीशन थी 5 साल वगैरह की। करेक्ट है, हाँ जी सर, इतना हमें पता है। तो सर अमेंडमेंट क्या आया है, अमेंडमेंट नीचे आया है आपके मॉड्यूल के नीचे, ये नोट दिया हुआ है, ये वाला नोट जो है ना, बस ये इतना सा अमेंडमेंट है, ये वाला पार्ट जो है ना, बस इतना सा अमेंडमेंट है। समझते हैं, ऐसे पढ़ोगे तो नहीं समझेगा, पर एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे तो समझ जाएगा। एज पर सेक्शन नंबर 10-11 में जो एसपीएफ के रिलेटेड जो प्रोविडेंट फंड था उसका एग्जम्पशन होता था, और 10-12 में आरपीएफ के रिलेटेड होता था। तो 10-11 में अगर आपको कोई ऐसा पीएफ है जो कि पीएफ एक्ट 1925 या पब्लिक प्रोविडेंट फंड से आपको कोई तरीके का पेमेंट मिलता है तो वो क्या होता था, एग्जम्प्ट होता था। करेक्ट है, 10-11 में। और 10-12 में कोई भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू था या जो आपको बिकमिंग पेएबल टू एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो वो भी क्या होता था, एग्जम्प्ट होता था। करेक्ट है, तो आरपीएफ के ये बस इतना, इसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं है, बस बोला हुआ है कि 10-11 और 10-12 में ऐसा एग्जम्पशन होता था। अभी बस एक बार के लिए रीड करते हैं, रीड करेंगे, नहीं समझेगा कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लूंगा तो समझ जाएगा। हाउएवर द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10-11 एंड 10-12 would not be available, आपको ये exemption नहीं मिलेगा in respect of income by way of interest accruing during the previous year to the extent it relates to the amount or aggregate of amount of contribution made by that person or employee exceeding rupees 2.5 lakh in any previous year in that fund on or after 1st April 2021। सर ये पैराग्राफ में सिर्फ ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021 के अलावा कुछ नहीं समझा, तो मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या बोला है, अगर आप एम्प्लॉय हो या पर्सन हो, आपने क्या किया है, आरपीएफ में या एसपीएफ में पैसा डाला है। पहले एग्जम्पशन मिलता था, हाँ जी सर मिलता था, अभी एग्जम्पशन विड्रॉ हो गया है, एग्जम्पशन
नहीं मिलेगा। पर क्यों नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा वो समझो। एग्जम्पशन तब नहीं मिलेगा जब आपने एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना किया है पता है, इन एक्सेस ऑफ ₹2.5 लाख, 2.5 लाख से ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन किया है तो जो 2.5 लाख के ऊपर वाला है, जो 2.5 लाख के ऊपर वाला पोर्शन है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, और 2.5 लाख तक जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, समझो ये मिस्टर एक्स है, इसने 6 लाख रुपए का क्या किया है, कंट्रीब्यूशन किया है, करेक्ट है। तो ये 6 लाख में से जो 2.5 लाख है, इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह का इनकम होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। और ये जो ऊपर का पार्ट है 3.5 लाख, इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। अभी पढ़ो, अभी समझेगा। However, जो एग्जम्पशन आपको 10-11 में और 10-12 में ऊपर मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ कौन सी इनकम पे नहीं मिलेगा, वो वाली इनकम पे नहीं मिलेगा जो इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है पिछले साल में, कितने तक, टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय दैट पर्सन और एम्प्लॉय एक्सीडिंग ₹2.5 लाख। जो 2.5 लाख के ऊपर का पैसा है, जो 2,50,000 के ऊपर का पैसा है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रू वगैरह हो रहा है इन प्रीवियस ईयर, वो आपको क्या नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा। बेसिकली वो एग्जम्प्ट नहीं होगा उसके ऊपर वाला। और ये सेक्शन कब से अप्लाइड है, ऑन और आफ्टर 1/4/21 से अप्लाई है, मतलब 2021 1 अप्रैल से अप्लाइड है। अगर 31 मार्च 2021 का रहेगा तो वहां पे एग्जम्प्ट होगा, करेक्ट है, उसके ऊपर वाला भी। तो सबसे पहले एक बार पॉज लेके इतना रीड करो पार्ट, ये जरूरी है रीड करना, अच्छे से समझ लो। उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे जाते हैं। ठीक है, अभी इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? बड़ा ही सिंपल सा एक्सेप्शन है। ये जो 2.5 लाख वाला लिमिट था एम्प्लॉय के लिए, ये 2.5 लाख तक का लिमिट जो था वो 5 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपीस हो जाएगा, अगर उसका एम्प्लॉयर उसके लिए क्या करता है, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मिस्टर एक्स का जो एम्प्लॉयर है, ये उसके लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है, और उसने खुद के पैसे 6 लाख रुपया क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, कंट्रीब्यूट किया है आरपीएफ में फॉर एग्जांपल। तो इसके केस में 5 लाख रुपए तक क्या हो जाएगा, जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और 5 लाख के ऊपर जो 1 लाख है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, इसके ऊपर जो इनकम आएगा। इज इट सिंपल? यस सर, बस यही लिखा है। If the contribution by such person or employee is in a fund in which there is no employer's contribution, then a higher limit of ₹5 lakh would be applicable for such contribution, and interest accrued in any previous year in that fund on or after 1 April 21 would be exempt up to that limit, मतलब up to 5 लाख रुपया। मतलब अगर एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है तो 2,50,000 की जगह हायर लिमिट कौन सी मिलेगी, 5 लाख की मिलेगी इन सच कंट्रीब्यूशन। और यहाँ पे नोट करने की जरूरत है कि अगर कंट्रीब्यूशन अप टू 31 मार्च हुआ है तो वो पूरा एग्जेम्प्ट ही होगा। जो पहले लग रहा था सेक्शन वही लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा।
करेक्ट है, बस इतना सा रीड कर लो। तो ये एक सैलरी का फर्स्ट अमेंडमेंट यहाँ पे डन होता है। अभी इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट पे आ जाते हैं। बेसिकली देखो लास्ट टाइम हम लोग ने 2 अमेंडमेंट किए थे, पता है, वापस से पूरा अच्छे से करा रहा हूँ, डोंट वरी, पर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ 17 to 7 ये वाला सेक्शन और 17 to 7A, ऐसे 2 सेक्शन करे थे, याद है सर? थोड़ा याद है, कहाँ आप टेंशन दे रहे हो? हाँ कोई बात नहीं, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ क्या सेक्शन थे, क्या रेफरेंस था। समझो ये एम्प्लॉयर है जिसका नाम है जेठालाल, ये एम्प्लॉय है फॉर एग्जाम्पल बागा, करेक्ट है। अगर जेठालाल अपने एम्प्लॉय के लिए आरपीएफ में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एएसएफ में अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड या एनपीएस में नेशनल पेंशन स्कीम, आरपीएफ, एएसएफ, एनपीएस, तीनों में मिला के, तीनों का टोटल मिला के 7.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए आरपीएफ, एएसएफ और एनपीएस में 7.5 लाख रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो इन एक्सेस ऑफ रुपीज 7.5 लाख विल बी टैक्सेबल इन हैंड ऑफ एम्प्लॉय। समझो 10 लाख रुपया किया तो 2.5 लाख क्या हो जाएगा? परक्यूजिट टैक्सेबल हो जाएगा सेक्शन नंबर 17(2) में। तो सर जो एग्जेम्पशन मिलता है, समझो आरपीएफ में एग्जेम्पशन मिलता है कितना? 12% ऑफ सैलरी तक अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो एग्जेम्प्ट हो जाता है। समझो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 1 करोड़ रुपया जो कि है 10% ऑफ सैलरी, तो ये तो सर एग्जेम्प्ट होना चाहिए, नहीं। यहां पे आरपीएफ वाले पॉइंट में वो 10% क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट ये टोटल 1 करोड़ का 10% कितना होता है? 10 लाख होता है। तो जो 2.5 लाख एक्स्ट्रा है वो कहां टैक्सेबल हो जाएगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा आपका ये वाले सेक्शन में, सेक्शन नंबर 17(2)(7) में। ये टाइम पे इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, ऐसे ही ये रेफरेंस दिया है क्योंकि इसके अगला जो सेक्शन है उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है, समझने के लिए ये समझाना इंपॉर्टेंट था। तो द अमाउंट और एग्रीगेट amount of any contribution made in RPF recognized provident fund, NPS national pension scheme या ASF approved superannuation fund by the employer to the account of assessee to the extent it exceed rupees 7.5 लाख क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब 7.5 लाख के ऊपर वाला क्या होगा? टैक्सेबल होगा। इज इट क्लियर? हाँ जी सर, ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जो कि है 17 to 7A। ये रहा 17 to 7A। लास्ट टाइम याद है, ये मैंने बहुत फालतू सा एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, अगर याद होगा तो अमेंडमेंट लेक्चर यूट्यूब पे डाला था, ये फालतू फॉर्मूला सिखाया था अच्छे से, वापस से एक बार करेंगे, डोंट वरी। इसमें कुछ चेंज है, चेंज कुछ नहीं है, जो पिछली बार एप्लीकेबल नहीं था वो इस बार ऑब्वियस सी बात है एप्लीकेबल होगा, आगे कराऊंगा तो पता चलेगा आपको। यहां पे क्या बोला है? समझो वो एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया था, अपने एग्जांपल में 10 लाख कंट्रीब्यूट किया था, जो कि 2.5 लाख रुपीस ज्यादा था 7.5 लाख से, तो ये 2.5 लाख तो टैक्सेबल हो गया। अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा या कोई इनकम मिलेगा, वो इनकम जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया या कोई और अदर नेचर ऑफ इनकम हो गया, तो वो कैसे टैक्सेबल होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला बताया है। मैं आपको तकलीफ भी बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, उससे पहले क्या करते हैं ये रीड कर देते हैं। एनुअल एक्यूरेशन टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एनपीएस, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड विच रिलेट टू द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग हैविंग एक्सीडेड रुपीज 7.5 लाख। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो वो 7.5 लाख से ऊपर वाला अमाउंट है, जो अपने एग्जांपल में 2.5 लाख है, उसके बारे में बात हम कर रहे हैं। तो अगर कोई पूरे साल में एक्रिएशन होता है, मतलब वो जो 2.5 लाख था उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलता है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड या कोई और सिमिलर नेचर से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, टू द बैलेंस एट क्रेडिट ऑफ या तो आरपीएफ या तो एनपीएस या तो एएसएफ, टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये जो इंटरेस्ट आएगा, समझो आ रहा है 20,000 रुपये, तो 20,000 में से जितना एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड है वो कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा? सेक्शन 17(2)(7) में जो आया था वो 17(2)(7)A में क्या हो जाएगा? परक्यूजिट टैक्सेबल हो जाएगा।
इन अदर वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये जहाँ पे भी आपके मॉड्यूल में इन अदर वर्ड लिखा रहता है ना, वो काम का होता है क्योंकि वो सिंपल भाषा में समझाया होता है। या तो इंटरेस्ट, या तो डिविडेंड, या कोई और अमाउंट जो कि सिमिलर नेचर का है, वो क्या हो जाएगा, आपके टोटल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा, वो भी आपका परक्यूजेट माना जाएगा। मतलब जो आपके टोटल इनकम में 1727 की वजह से इंक्लूड हुआ था, उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड या कोई और इनकम मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अभी इसका प्रॉब्लम समझते हैं कि क्यों ज़रूरत थी ये फॉर्मूला की। करेक्ट है, ये फॉर्मूला जो रूल 3B में दिया है, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो सबसे पहले ये समझते हैं, फिर नीचे कुछ इलस्ट्रेशन दिया है, ये सब के मतलब क्या है, सब अच्छे से समझते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। तो अभी मैं आपको लेके जाता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने के लिए कि ये फालतू सा फॉर्मूला क्यों इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। समझो मैंने क्या बोला, अगर कोई एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए आरपीएफ में, जानबूझ के बार बार लिख रहा हूँ आपको याद हो जाए, एएसएफ में या फिर एनपीएस में इन एक्सेस एफ 7.5 लाख क्या करता है, जो भी कंट्रीब्यूट करता है तो उसके ऊपर वाला क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो मतलब सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन टैक्सेबल होगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी एक बात बताओ, एक एम्प्लॉय है जिसके लिए उसके एम्प्लॉयर ने आरपीएफ में 4 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया है, एएसएफ में 4 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया है, एनपीएस में 4 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एम्प्लॉय को मिलेगा, यहाँ पे 10% मिलेगा, यहाँ पे 9% मिलेगा, यहाँ पे 8% मिलेगा। आरपीएफ में कितना, 10%, एएसएफ में 9%, एनपीएस में 8%। तो टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ जाएगा सर? टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे 40,000 आ जाएगा। यहाँ पे 4 लाख का 9% कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा, और 4 लाख का 8% 32,000 हो जाएगा। तो 76, 78, 1,08,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट आया, और 12 लाख आपका क्या आया, कंट्रीब्यूशन आया। 2 सेक्शन में आपको सिखा रहा हूँ, 17 to 7 सिखा रहा हूँ और 7A सिखा रहा हूँ। 7 क्या बोलता है कि ये 12 लाख टोटल है, इसमें से 7.5 लाख निकाल दो, इसके ऊपर जितना भी है, कितना है, 4,50,000, ये क्या होगा, 17 to 7 में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। करेक्ट है। 17 to 7 क्या बोलता है, वो बोलता है कि ये जो भी एक्सेस पोर्शन है जो आपका 17 to 7 में टैक्सेबल होने वाला है, उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट आएगा, ये ध्यान समझो, इंटरेस्ट या कोई भी इनकम, ये वाले पोर्शन पे जितना भी इनकम आएगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो ये जो 1,08,000 है, ये तो पूरा 12 लाख के ऊपर का इनकम है, पर ये टैक्सेबल नहीं होगा। सिर्फ 4,50,000 के ऊपर का इनकम है, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो सर आप अब बोलोगे कि इतना गंदा फॉर्मूला बनाने की क्या जरूरत थी, सीधा सीधा क्या कर देते, सीधा सीधा ये काम कर देते कि 1,08,000 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 4.5 लाख डिवाइड बाई 12 लाख, जितना पोर्शन आता है उतना टैक्सेबल कर देते। इतना ईजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है पता है? देखो ये क्या है, इंटरेस्ट का रेट है। अभी ये तो मैंने रैंडम अमाउंट लिए हैं जानबूझ के, जिसमें 40,000 वैसा अमाउंट आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे 4 लाख 40 लाख भी अमाउंट आए, बिल्कुल आ सकता है। तो वो केस में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला किसको कंसीडर करेगा, ये 4,50,000 अमाउंट में, वो करेगा कि ये पैसा आरपीएफ से आया है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। और असेसी कौन सा चूज करेगा, ये 8% चूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है। ये 4,50,000 पे ही टैक्स लग रहा है, तो डिपार्टमेंट बोलेगा ये 4,50,000 आरपीएफ से आया है, और असेसी बोलेगा 4,50,000 एनपीएस से आया है। ये पता लगा ही नहीं सकते, क्योंकि सेक्शन में कुछ बोला नहीं है, टोटलिंग का बोला है। टोटल में तीनों में से जो ज्यादा है वो अमाउंट क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। इज इट सिंपल? अप्रिशिएट कर रहे हो कि वो गंदा सा फॉर्मूला जो दिख रहा है आपको, वो क्यों बनाया है गवर्नमेंट ने, वो समझ रहे हो कि भाई प्रॉब्लम ये आ रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम क्या करते हैं, हम आपको एक फॉर्मूला देते हैं, टीपी क्या होता है सब कुछ समझाऊंगा। टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई आर प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाई आर। देखो आर सेम है, टीपी सेम है,
अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अभी अमेंडमेंट क्या आया है सर ये बताओ। अमेंडमेंट कुछ नहीं आया है, पहले भी यही फॉर्मूला था, आज भी यही फॉर्मूला है। पर पहले, इससे पहले वाले अटेम्प्ट में बोला था कि सिंस ये फर्स्ट टाइम आया है अमेंडमेंट, तो ये वाला पार्ट आपको नहीं कंसिडर करना है। उसका लॉजिक था जो मैं बताऊंगा। पर अभी ये टाइम पे ये वाला पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट भी आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पिछली बार सिर्फ इतना समझना था, ये TP इज इक्वल टू PC डिवाइड बाई 2 इंटू R प्लस, बस इतना समझना था, आगे का समझना ही नहीं था। ये वाला पार्ट कट हो गया था, बट ये टाइम पे ये वाला पार्ट भी समझना है। बस ये चीज अमेंडमेंट है और कुछ अमेंडमेंट नहीं है। यहां तक मेरे साथ हो? हाँ जी सर, यहां तक आपके साथ है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सबका मतलब समझते हैं, ये TP PP क्या है जो भी है। चलो अभी ये फॉर्मूला को समझने का क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। TP इज इक्वल टू PC डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई R प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाई R। देखो इसमें वर्ड्स कितने समझने हैं, बस वो समझो। एक PC समझना है क्या होता है, एक TP समझना है क्या होता है, एक R समझना है क्या होता है, बाकी कुछ नहीं समझना। P का ऐसा मतलब समझो कि प्रिंसिपल है, सिर्फ ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कहीं कानून में नहीं लिखा। P यानी ये समझो कि प्रिंसिपल है। TP यानी टाइम पास में इनकम हो गया, मतलब जो एक्स्ट्रा इनकम हुआ है ना इंटरेस्ट का, वो जो अपना इनकम हो रहा है 17 to 7A में टैक्सेबल बेसिकली जो होगा, जो मेन फंड के ऊपर जो इनकम मिला, या तो इंटरेस्ट या डिविडेंड, टाइम पास में मिल गया ना। TP यानी इंटरेस्ट, PC यानी क्या, P यानी प्रिंसिपल जो मेन पैसा है वो, और R यानी रिटर्न। R यानी रिटर्न। ये कहीं पे भी कानून में नहीं लिखा है, ये जस्ट याद करने के तरीके से मैं आपको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। तो देखो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले बोला है TP। TP यानी क्या होता है, TP यानी होता है ये जो अपना इंटरेस्ट का अमाउंट है जो 17 to 7A में टैक्सेबल होने वाला है, मतलब जो अपने को निकालना है वो निकालना है। तो TP का मतलब क्या, वो हो गया कि जो अपने को अमाउंट निकालना है, करेक्ट है। TP इज इक्वल टू PC। PC यानी क्या, मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या है, जो 7.5 लाख के ऊपर वाला अमाउंट है, जैसे अपने एग्जांपल में 2.5 लाख का अमाउंट था, तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे PC आ जाएगा। तो PC यानी क्या है, सीधा सीधा लिख दो, PC यानी 7.5 लाख के ऊपर वाला अमाउंट, और TP यानी जो उसके ऊपर इंटरेस्ट टैक्सेबल होने वाला है 17 to 7A में। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। फिर बात करते हैं R। R यानी क्या है, मैंने क्या बोला, R यानी रिटर्न, रिटर्न ऑफ इनकम। R यानी रिटर्न। रिटर्न के लिए फॉर्मूला दिया है, आप क्या करो, I लो, उसको डिवाइड करो F से, F एवरेज से। अब ये क्या है सर, R यानी रिटर्न। रिटर्न के लिए सबसे पहले I लो। I का मतलब क्या है, जो आपको इंटरेस्ट एक्चुअली मिला है वो अमाउंट से, जो अपने एग्जांपल में ये अमाउंट था, करेक्ट है, ये वाला 1,08,000 रुपये ये था ना, I। ये आप क्या करो, ये इंटरेस्ट का जो आपको इनकम मिला है वो ले लो, उसको डिवाइड करो फंड के एवरेज से। फंड मतलब समझो आपको NPS में से इंटरेस्ट मिला है, तो NPS का ओपनिंग बैलेंस कितना था प्लस क्लोजिंग बैलेंस कितना था, डिवाइड बाय 2 कर दो। ओपनिंग बैलेंस मतलब ऑन 1/4/2021 क्या था, और 31 मार्च 22 क्या था। इस दिन जो बैलेंस था वो लो, इस दिन जो बैलेंस था वो लो, डिवाइड बाय 2 कर दो। सर डिवाइड बाय 2 करने की क्या जरूरत है, डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत है क्योंकि एवरेज ले रहे हैं। एवरेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन होगा वो जरूरी थोड़ी है या फर्स्ट डे पे होगा या लास्ट डे पे होगा, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट होता है ना, तो उस हिसाब से आपको क्या लेना है, एवरेज ले लेना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने बोला टीपी। टीपी का मतलब जो टैक्सेबल इंटरेस्ट होगा परक्यूजिट वो निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले पीसी लो। पीसी का मतलब 7.5 लाख के ऊपर वाला अमाउंट, उसको डिवाइड कर दो 2 से। 2 से डिवाइड करने का वही लॉजिक है जो कि एवरेज लेना है, उसको मल्टीप्लाई करो आर से। आर क्या होता है, आर होता है आई डिवाइड बाय फंड का एवरेज। आई का मतलब क्या है, जितना टैक्सेबल इंटरेस्ट है वो ले लो। फंड का एवरेज क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग जो आपका बैलेंस है, डिवाइड बाय 2 कर दो। इज इट क्लियर? देखो ना, सिंपल सी बात है। अगर हमें ये छोड़ो, ये फंड वंड को छोड़ो, अगर मुझे अपने बिजनेस का रिटर्न निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं ऐसे ही निकालूंगा ना कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे पैसा कितना मिला वो ले लूंगा, डिवाइड किससे करूंगा,
ओपनिंग प्लस क्लोजिंग मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था, अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न निकालना है तो मैं वैसे ही निकालूंगा, सेम टू सेम करना है। आर क्या है, आर यानी आपको आई ले लो, आपको कितना इनकम मिला है डिवाइड बाय फंड का एवरेज ले लो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो देखो पहले ये इतना ही फॉर्मूला था पिछले टाइम पे, अभी ये वाला पार्ट भी आपके लिए क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, पर ये वाला पार्ट तो कुछ है ही नहीं, सेम ही है। पीसी है, यहाँ पे भी पीसी था, यहाँ पे पीसी 1 हो चुका है, यहाँ पे टीपी था, यहाँ पे टीपी 1 हो चुका है, और आर तो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। इज इट क्लियर? हाँ जी। तो सर पीसी 1 का मतलब क्या होता है? पीसी 1 का मतलब होता है ये जो 7.5 लाख से ऊपर वाला अमाउंट, पीसी का मतलब तो क्या था, ये साल में 7.5 लाख के ऊपर का अमाउंट। पीसी 1 का मतलब क्या होता है, पिछले साल में 7.5 लाख के ऊपर का अमाउंट कितना था वो ले लो। टीपी 1 पिछले साल टैक्सेबल इंटरेस्ट कितना था वो ले लो, मल्टीप्लाई कर दो सेम आर से। वापस एक बार बताता हूं, नहीं समझा कोई बात नहीं, आपको समझेगा। अपने को देखो कितनी चीजें निकालनी है वो समझो। एक निकालना है पीसी, एक निकालना है टीपी, एक निकालना है आर। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर। पहले इतना ही था, अभी एक और एडिशन है। क्या एडिशन है? पीसी 1 प्लस टीपी 1 मल्टीप्लाई बाय आर। पीसी का मतलब क्या होता है, जो 7.5 लाख से ऊपर का अमाउंट है, जो अपने एग्जाम्पल में यहां पे देखोगे तो ये 4,50,000 था, तो ये 4.5 लाख क्या है, ये पीसी है। टीपी का मतलब क्या है, जो अपने को निकालना है, ये फॉर्मूला से निकलेगा, कितना टैक्सेबल इंटरेस्ट होगा वो वाली बात है, करेक्ट है। और आर का मतलब क्या है, आई डिवाइड बाय फंड का एवरेज। आई का मतलब क्या है, टैक्सेबल टोटल इनकम कितना है। टैक्सेबल इनकम अपने एग्जांपल में 1,08,000 था, टैक्सेबल नहीं मतलब कितना टोटल इनकम है, 1,08,000 आई डिवाइड बाय फंड का एवरेज। क्वेश्चन अपन करेंगे तो पता चलेगा, वहां पे दिया रहेगा ये सब चीजें। फंड का एवरेज मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। इज इट क्लियर? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सवाल आता है पीसी 1 और टीपी 1 क्या है। पीसी 1 मतलब पिछले साल वो 7.5 लाख के ऊपर कितना अमाउंट था वो ले लो, प्लस टीपी 1 पिछले साल ये टैक्सेबल परक्यूजिट कितना था 1727 में, वो ले लो, मल्टीप्लाई कर दो आर से, तो आपका आ जाएगा टैक्सेबल परक्यूजिट। सिंपल नहीं सर, सिंपल नहीं है, मैं भी मानता हूँ सिंपल नहीं है, अजीब सा फॉर्मूला है, पर डिफिकल्ट भी नहीं है। ये देखने से जितना डिफिकल्ट दिखता है उतना डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले बात करूँ टीपी की, तो टैक्सेबल परक्यूजिट अंडर सेक्शन 1727A, जो कि ये साल में आपने को आने वाला है। पीसी का मतलब क्या होता है, 7.5 लाख के ऊपर का अमाउंट। पीसी 1 का मतलब क्या होता है, पिछले साल मतलब 1/4/2020 के बाद जितने भी साल आए हैं उसमें जो आपका है वो लेना है। पर अपना तो एक ही साल आया है ना, 1/4/2021 से ये साल स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले तो एक साल ही था, तो पिछले साल का पीसी 1 यहाँ पे आ जाएगा। टीपी 1 क्या है, पिछले साल का जो टैक्सेबल परक्यूजिट था 1727A में, वो ले लो। आर का मतलब क्या होता है, आई डिवाइड बाय फंड एवरेज। आई यानी जो अमाउंट या एग्रीगेट ऑफ अमाउंट जो कि आपका इनकम मिला है आरपीएफ से, एनपीएस से या एएसएफ से। और फंड का एवरेज का मतलब क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग आपको ले लेना है फंड का। इज इट क्लियर? हाँ जी सर क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड एज CFO ऑफ ABC लिमिटेड इन मुंबई फ्रॉम 1 मई 2020। मतलब पिछले साल के मई मंथ से वो CFO लगा है। हिज बेसिक सैलरी इज 5,50,000 पर मंथ। ही पेड 10% एज अ DA. He contributes 11% of his pay and DA towards recognized provident fund and company also contribute the same amount. करेक्ट है, मतलब बेसिक सैलरी है 5,50,000 रुपये पर महीना, इसके ऊपर DA 10% है, और दोनों का जो टोटल होगा उसके ऊपर 11% RPF कंपनी भी पे करती है और वो खुद भी कंट्रीब्यूट करता है। RPF का अक्यूमुलेटेड बैलेंस दिया हुआ है एज ऑन 1/4/2001 एंड 31 मार्च 2022। बेसिकली वो F एवरेज करना पड़ता है ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, वो दिया है। कंप्यूट द परक्यूजिट ऑफ वैल्यू चार्जेबल इन हैंड ऑफ मिस्टर एक्स अंडर सेक्शन 1727 एंड 1727A। सबसे पहले तो देखो 1727 का देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर का भी देख लेते हैं, इस बार भी देख लेते हैं, क्योंकि 1727A में प्रीवियस ईयर का निकालना ही पड़ता है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो 5,50,000 रुपये बेसिक सैलरी 11 मंथ के लिए होगा, क्योंकि मई में उससे ज्वाइन किया था। पहला पॉइंट क्लियर है। इसका 10% DA होगा,
और ये दोनों का जो टोटल होगा इसका 11% वो क्या करेगा आरपीएफ में उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक रफ वर्क करके रखा है। बेसिक सैलरी 5,50,000 इंटू 11 मंथ जो कि आ जाएगा 60,50,000 रुपीज़। आप कैलकुलेटर में साथ में कर लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं होगा इसलिए मैंने कर लिया। डीए जो है वो 10% आ जाएगा, दैट इज 6,05,000 रुपीज़। तो टोटल है 66,55,000 रुपीज़। उसका आरपीएफ क्या होगा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज 11%, तो 7,32,050। तो क्या ये 7,50,000 से ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। तो पिछले साल तो 17/7 में कुछ टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है। तो ये साल की बात करें, ये साल क्या लगेगा टैक्स 17/7 में, पहले वाले सेक्शन में, 7.5 लाख से ऊपर वाले पार्ट में। तो देखो ये साल जो है वो 5,50,000 इंटू 12 मंथ पूरा टैक्सेबल होगा। पिछले साल तो एक महीना वो अटेंड ही नहीं किया था ना। इसके ऊपर 10% डीए और टोटल के ऊपर 11% उसके एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि अपने को चेक करना है 7,50,000 से ज़्यादा है या नहीं है। तो देखो बेसिक सैलरी जो है वो 5,50,000 इंटू 12 हो जाएगा, जो कि होगा 66 लाख रुपीज़। डीए उसके ऊपर 10% आ जाएगा 6,60,000। टोटल है 72,60,000 रुपीज़। उसके ऊपर आरपीएफ का अमाउंट है 11%, तो 11% आता है 72,60,000 का 7,98,600। तो 7,98,600 में से लेस कर दूंगा मैं 7,50,000, तो 48,600 रुपीज़ 17/7 में क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। करेक्ट है। अब क्या देखना है, ये इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, वो कैसे पता चलेगा? वो फॉर्मूला के हिसाब से पता चलेगा। तो देखो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस PC1 प्लस TP1। करेक्ट है, PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। तो देखो ये वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि पिछले साल जो है वो 7,50,000 से क्रॉस हुआ ही नहीं था। तो ये वाला पार्ट तो कट हो गया, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी कट हो गया, तो ये आर वाला पार्ट भी कट हो गया। 0 मल्टीप्लाई बाय आर 0 ही होगा। अभी बात करते हैं पीसी की। तो ये साल पीसी कितना है? 48,200 है, नीचे निकाला, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अभी आर कैसे निकाले? ये यहाँ पे ये क्वेश्चन में आर निकालना प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि कहीं पे भी अमाउंट नहीं बताया है कि कितने अमाउंट के ऊपर कितना अमाउंट आपको इनकम मिला है। यहाँ पे देखो ना, कहीं पे भी नहीं बताया कि ये साल कितना इनकम मिला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको देखो फंड का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, कितना है? 33,55,000 है। उसमें से ओपनिंग बैलेंस अगर मैं रिड्यूस कर देता हूँ 15,35,000, तो अपने को पता चलेगा कि ये साल टोटल फंड में इतना पैसा गया है। अगर फंड का अकाउंट बनाऊं, देखो ओपनिंग बैलेंस था 15.35, क्लोजिंग बैलेंस था 33.55। मतलब इसका जो डिफरेंस है वो क्या हुआ है? ये साल में ऐड हुआ है। हाँ जी सर। तो देखो 33,55,000 में से अगर 15,35,000 में रिड्यूस कर देता हूँ तो 18,20,000 रुपीज़ क्या आता है? अमाउंट आता है। ये अमाउंट क्या हुआ है? एक्रिएशन हुआ है, मतलब ये अमाउंट का एडिशन हुआ है। तो इसमें 3 चीज़ें होगी। एक तो आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा, और तीसरा इंटरेस्ट होगा। तो नीचे दिया है अब एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, मैंने अभी कैलकुलेट किया ना 7,98,600। तो एम्प्लॉयर ने भी इतना ही कैलकुलेट किया है, एम्प्लॉय ने भी सेम अमाउंट कैलकुलेट किया रहेगा, कंट्रीब्यूट किया रहेगा, क्योंकि ऊपर लिखा ना जितना एम्प्लॉयर करता है उतना ही एम्प्लॉय करता है। तो 7,98,600 एम्प्लॉयर कर रहा है, 7,98,600 एम्प्लॉय कर रहा है। तो अगर मैं 18,20,000 में से 7 लाख कितना था, 7 लाख जो भी था, 7,98,600, तो ये रिड्यूस करता हूँ 2 बार 7,98,600 और 7,98,600 2 बार रिड्यूस करता हूँ, तो क्या आता है? 18,20,000 माइनस 7,98,600 माइनस 7,98,600, तो 2,22,800 रुपीज़ जो आता है, ये क्या आएगा? ये है अमाउंट आपके इंटरेस्ट का, मतलब आई का। तो आई आ गया, ये है 2,22,800 डिवाइड बाय फंड का एवरेज कर लो 1535 प्लस 1355 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 करेंगे तो वो आर आ जाएगा, जो कि 0.091 आएगा। 48,600 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.091, तो ये अमाउंट आपका क्या आ जाएगा? टैक्सेबल परक्यूसिट। इज इट क्लियर?
आई निकालना इंपॉर्टेंट है। आई कैसे निकाला, वापस से सुनो। क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है उतना इंक्रीज हुआ है फंड में। फंड में इंक्रीज कैसे हो सकता है, अपना क्लासेस वाले चार्ट्स वगैरह याद करो। या तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, इंटरेस्ट आएगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो जो डिफरेंस है वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो वो इंटरेस्ट आई हो गया, डिवाइड बाय फंड का एवरेज यहाँ से सीधा सीधा निकल जाएगा। मल्टीप्लाई, वो डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आर आ जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का ही है, ऑब्वियस सी बात है, पेज नंबर 4.52। तो ये आप क्या करो, साथ में सॉल्व कर लो। कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, स्टूडेंट हो तो भाई व्हाट्सएप वगैरह पे आपको पता है कैसे पूछना है। तो सैलरी के यहाँ पे अमेंडमेंट खत्म होते हैं। सैलरी इज डन। अभी हाउस प्रॉपर्टी में कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो इसके बाद मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ पीजीबीपी में। पीजीबीपी में 2-3 छोटे छोटे अमेंडमेंट है। एक तो आपका 44 एडीए